उतार चढ़ाव के बीच रिकवरी के आसार भारतीय बाजारों में और रिकवरी के आसार दुनिया भर के बाजारों में और खास तौर से डाउ फ्यूचर्स में। ये रिकवरी कितनी टिकाऊ और कितनी बड़ी होगी और आज बचे हुए 1.5 घंटे में क्या करें ट्रेड, आप किस तरह से अपनी पोजीशन को बनाएं और संभालें और किस तरह से ले जाएं आगे, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और पिछले 2 घंटों में बाजार का मूड जबरदस्त तरीके से बदला है। अनिल जी, अब जानना यही है कि आने वाले 1.5 घंटे के लिए क्या और बेहतर मूड बनेगा? बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है सर? निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती दिखे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी। हालांकि निफ्टी हरे निशान में 17,450 के करीब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ये एक अच्छा संकेत आपको मिलेगा और लोअर लेवल से करीबन 125 पॉइंट की रिकवरी इस वक्त आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी 36,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से लगभग 400 पॉइंट रिकवर होता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स में भी 500 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट इंडेक्स आज सबसे मजबूत 3% की तेजी के साथ। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जो मूड माहौल बनाया कल से, उसका फायदा पूरे सेक्टर को मिलता हुआ दिख रहा है। मेटल और आईटी शेयरों में, फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी आती दिख रही है। ऑटो कमजोर है, बैंक ढीले हैं। ये 2 सेक्टर हैं जो अभी भी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी तेजी नहीं आई, लेकिन इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सारे सेक्टर हरे निशान में इस वक्त। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकवरी चौतरफा है, कहीं कोई कुछ स्टॉक्स पर लिमिटेड नहीं। डाउ फ्यूचर्स 350 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार में 1 से 1.5% तक की शानदार मजबूती बनती हुई दिख रही है। यह है अब तक का बाजार का पूरा हाल आपके लिए। जी दी बिल्कुल सर, तो जबरदस्त एक्शन हो रहा है। आज सुबह भी अनिल जी डाउ फ्यूचर्स तो मजबूत थे, पर वहां से फिर और बड़ी मजबूती ये दिखा रहे हैं। और कल से अब तक ये जो मूड माहौल सडनली सुधरते हुए दिखाए, 1 बजे से ये जो भारतीय बाजारों में भी रिकवरी आई है, कैसे देखें सर इस रिकवरी को? क्या समझना चाहिए इस एक्शन से? दीप देखिए, पलक झपकते ही 40-50 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होना, 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर होना, ये आज का ट्रेंड है। मतलब थोड़ी देर में आप देखें, अरे बैंक निफ्टी अभी 37,100 दिख रहा था और थोड़ी देर में 36,900 दिखेगा और बात करते करते वापस 37,000 के ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली निफ्टी हेडलाइन लिखने तक 17,500 पर था और आप जब तक ऑन एयर हो 17,450 और वापस से बढ़ने की तैयारी। सो पॉइंट ये कि उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, ये इस वक्त सबसे बड़ा की ट्रिगर है। कल क्या हुआ? कल कमजोर खुलकर शानदार रिकवर होते हुए दिखे, आज मजबूत खुलकर कमजोर होते हुए दिखे। तो कल के विपरीत एक ट्रेडिंग सेशन आज आपको देखने को मिल रहा और अगर यही रहे तो बढ़िया है, क्योंकि कल जिस तरह से मजबूती के बाद तेज बिकवाली आई, फिर दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद हो और उसके विपरीत अगर आज दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो पाते हैं, जो कि संकेत पूरे आपको नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया। देखिए 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और जो अमेरिका में कल कमजोरी हुई 614 अंकों की, वो हम पचा चुके हैं। इस लिहाज से अगर आप ये सोचें कि आज रात अमेरिका में बढ़िया सेशन होगा, तो उस लिहाज से एक रिकवरी आए तो कोई गलत बिल्कुल भी नहीं है। 17,350 के आसपास के जो लेवल्स हैं सपोर्ट के तौर पर, कल भी हमने होल्ड किया, आज भी 17,325 के आसपास जाकर एक बार फिर से घूम गया। और दीप, आपको याद है सुबह जब हम कमेंट्री करते थे, जो स्टॉप लॉस मैंने डे ट्रेडर्स के लिए 17,350 का दिया था, याद आया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है। और उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है बाजार ने। उसको मैंने रिवाइज कराया था, मैंने कहा नहीं 17,350 नहीं, इसको 25 पॉइंट नीचे कर लो, 17,325 और आज का लो 17,326 बनाया है। तो आखिरी मोमेंट में पता नहीं कहाँ से वो दिमाग में आया कि 25 पॉइंट के रिस्क, और इसलिए नहीं कि लेवल 17,325 है, लेवल तो 17,350 ही होना चाहिए स्टॉप लॉस का। लेकिन जिस तरह की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, बाजार बार बार जिस तरह का उतार चढ़ाव दिखा रहा है, उसको देखते हुए 25 पॉइंट की लिबर्टी आपको निफ्टी में ले लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 50-75 पॉइंट की लिबर्टी ले लेनी चाहिए ताकि आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा काम हुआ है और न तो निफ्टी का न बैंक निफ्टी का इंट्राडे में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और क्लोजिंग बेसिस पर भी उम्मीद करें कि नहीं होगा और एक रिकवरी बन सकती है। जहाँ तक बाजार के मूड माहौल का सवाल है दीप, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लिए एक टेक अवे है, सुबह हम बात कर रहे थे कि जिस तरह की कमजोरी हुई उसके मुकाबले में एफआईएस की सेलिंग फिगर उतनी ज़्यादा नहीं, पहला वो था। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए था जिसकी वजह से रिकवरी होनी, और मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा है, वो ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो। आप देखिए हर बार लगातार लोअर लेवल से अगर रिकवरी आ रही है तो नो डाउट ट्रिगर रिकवरी के लिए ग्लोबल मार्केट्स के सपोर्ट का है, लेकिन उसके बावजूद नीचे भी तो आ ही रहे हैं। लेकिन नीचे आने पर जो रिकवरी बन रही है वो इस वजह से बन रही है कि बाजार हल्के हैं। पुट कॉल रेशियो अगर आपका 1 के नीचे है तो फिर ऐसे में डेफिनेटली बाजार के लिए ऊपर आने का एक केस बनता है। अभी भी
डेटा के लिहाज से कोई हम अभी तक ओवरबॉट हुए नहीं दीप। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ जगह ऐसी है बाजार में और ऊपर जाने की। इस वक्त पुट कॉल रेशियो 1.06 पर आया है, यानी कि 8 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है इंट्राडे में, तो कोई खास ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो अभी भी बाजार हल्के है, और हल्के बाजार ये यहाँ से भी अगले 1.5 घंटे में थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज, एफआईज की तरफ से कोई खास बिकवाली का माहौल नहीं है। उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ज्यादा घटाई थी कल के सेशन में भी, बजाय शॉर्ट करने के, यानी कि शॉर्ट करने के मूड में नहीं है। हाँ ठीक है, तेजी की पोजीशन कम कर ले। और तीसरा और एक और बड़ा पॉइंट जो मैं देना चाहता हूं बाजार के डायरेक्शन को लेकर, लगातार 3 दिनों तक मेटल शेयरों में तेज गिरावट रही और मेटल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। इस बार फॉर ए चेंज बैंकिंग शेयरों ने नहीं, ध्यान से सुनिएगा, फॉर ए चेंज फर्स्ट टाइम इस बार बाजार के करेक्शन को लीड या पहले प्रीएम्प्ट, पूरा मार्केट गिरे उससे पहले, ये हमेशा से गिरने का ये काम है ना, बैंक निफ्टी करता है, बैंकिंग शेयर करते हैं कि गिरने के मामले में सबसे आगे ही है ना, यही होता है। फर्स्ट टाइम इतने लंबे समय में मेटल शेयरों ने लीड किया। 3 दिन से मेटल पहले से कमजोर होना शुरू हो चुके थे और गिरे कल जोर से 10-10%। टाटा स्टील आपका गिरता हुआ दिखा, जो आप रोज नहीं देखते। आज के लिए एक और सबसे बड़ा ट्रिगर आपके लिए बाजार का मूड माहौल चेंज करने का ये है। अगर 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद मेटल इंडेक्स, जिसने इस कमजोरी की, इस करेक्शन की शुरुआत की, अगर वहां पर करेक्शन पूरा होकर ऊपर आने के संकेत आ रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है कि इसके बाद आपका बाकी सेक्टर्स, बाकी इंडेक्स फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये इस चीज को पढ़िए। हमेशा की है ना, तेजी और मंदी में लीडरशिप कहां से है, किसकी है, और कहां से वो लीडरशिप वापस से बदलती हुई दिख रही है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो मेटल शेयरों ने जिस तरह का करेक्शन दिखाया और करेक्शन खत्म करके आज भी आप मेटल इंडेक्स का एक बार दिन का चार्ट लाइए, कोई ऐसी स्मूथ राइड नहीं रही है। बार बार मेटल इंडेक्स हरे लाल निशान में घूमते घूमते अब मिड सेशन से मजबूती बनाता हुआ दिख रहा है। 1.5% की मजबूती मेटल इंडेक्स की कम नहीं होती। तो मुझे लगता है मेटल इंडेक्स आपको यह संकेत दे रहा है कि एक रिकवरी बन सकती है। ये तो तीनों अच्छी चीज हो गई। अब रिस्क क्या? रिस्क 2 हैं। पहला, ऊपर के लेवल पे हमेशा आपको जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं उनके भाव आएंगे, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो, वो हल्का करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आपको हर लेवल पर रहेगा जब तक कि आप 17,625 को पार न करें। 17,600 17,625 पर जाकर आपको अटकना है, रुकना है। अब फ्रेश नई बड़ी तेजी तब होगी जब 17,625 को आप पार करें, टिकें बंद हो, तब तक आप हर जगह अटक कर चलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका की तेजी है 350 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स की। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि 350 पॉइंट दिखा रहा है, इसका मतलब 350 पॉइंट ही आज डाउ बंद होगा ऊपर? पता नहीं, 500 भी बंद हो सकता है ऊपर, और पता चला 50 भी बंद हो सकता है, या लाल में भी हो सकता है। जिस तरह की कल आपने उतार चढ़ाव देखी, अभी के जो संकेत हमारे पास है हम वही प्रेडिक्ट कर और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो अभी के जो संकेत है उस हिसाब से थोड़ा बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखें, हल्का फुल्का, और दिन के अंत तक आपकी पोजीशन थोड़ी हल्की करने की कोशिश करें। तो बहुत ज़्यादा अब भी ओवरनाइट पोजीशन रखने का इरादा न रखें। ठीक है, अच्छा लग रहा है, स्क्रीन हरी है, रिकवरी आ रही है, पिटे हुए स्टॉक बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भावनाओं में बहने के बजाय पोजीशन को हल्की करें। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट 2 दिन और कर लीजिए। अगर आप गुरुवार तक बचे रहे ना, तो आप बचे रहेंगे। फिर आपके लिए कमाने के रोज मौके हैं। तो आपको कमाने का मौका तब ढूंढना, मतलब तैरना तब जब तैरने का मन बहुत करे ना, तो या तो स्विमिंग पूल में उतरो या शांत पानी में। जब समुद्र में वो हाई टाइड आ रहा हो उस समय तैरना सीखने की कोशिश करना मतलब ठीक नहीं है। चाहे आप अच्छे तैराक हैं, अच्छे स्विमर हैं, लेकिन हाई टाइड में नहीं तैरा जाता है। इसलिए आप शांति से अभी जिस तरह का माहौल है डे ट्रेड के लिहाज से रखें, पोजीशन कम रखें, रिस्क मैनेजमेंट को अभी भी परफेक्ट रखें। दोनों तरफ वॉलेटिलिटी हो सकती होगी भी, उस हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस है, लेवल्स को करें रिस्पेक्ट, पर बड़ा एक्शन और बढ़िया रिकवरी बाजार में आई है। वॉलेटिलिटी भी इंडिया विक्स अब 3% नीचे आ रहा है, तो यहां से आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स और इवेंट्स के बारे में जाने। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर आज के? डेफिनेटली। तो जी, खबरों वाले में सबसे पहले तो हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी आईटीडीसी को लेके, सरकारी सूत्रों से हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली के द अशोका होटल को लीज पर देने के लिए जो ड्राफ्ट नोट है वो तैयार हो चुका है। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है वो आखिरी चरण पे है और आईटीडीसी के द अशोका होटल को 60 साल के लिए लीज पे दिया जाएगा। लीज और एसेट मोनेटाइजेशन से करीब 7,000 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है। इसके अलावा कैंपस सनमर के लिए भी हमने आपको अच्छी खबर दी थी कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसके लिए अच्छी खबर है कि चीन और कोरिया से अनट्रीटेड फ्यूल्ड सिलिका जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर दी गई है और डीजीटीआर ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है।
वहीं स्पाइसजेट इसको लेकर खबर आई कि शेयरधारकों ने कार्गो बिजनेस ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दे दी है और क्यूआईपी के जरिए करीब 2,500 करोड़ जुटाने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है इस कंपनी को। एल फिर से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एल हाइड्रोजन को ऑर्डर मिला है। गेल और एयर प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट से इस कंपनी को करीब 1,000 से 2,500 करोड़ के बीच का ऑर्डर मिला है। एचडीएफसी इन्होंने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। अब जो होम लोन है वो 6.7% पे आपको मिलेगा। क्लीन साइंसेस पुणे में जमीन लीज पर लेने के लिए इस कंपनी ने एक करार किया है। बीएलएस इंटरनेशनल खबर आई है कि एसबीआई के नेशनल बिजनेस करस्पॉन्डेंस के तौर पर इस कंपनी को चुना गया है। इजी ट्रिप प्लानर्स इस कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दी थी कुछ गलत संदेश मामले में और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कंपनी की याचिका जो है वो मान ली है। साइन टीएम फोरम में इस कंपनी को शामिल किया गया है। दरअसल फोरम के जरिए ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उसके साथ ये कंपनी जुड़ेगी। लिंकन फार्मा गुजरात में प्लांट का अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है। बेसिकली स्किन, गले और कान के इंस्पेक्शन के दवा जो है वो यहाँ पे बनाएंगे ये। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की जो प्राइस है वो ये कंपनी बढ़ाने वाली है। 1 अक्टूबर से बढ़ाएंगे, 2% के आसपास कीमतें बढ़ेंगी। एमटीएनएल और एनबीसीसी, क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल की जो चुनिंदा रियल एस्टेट के एसेट्स है उनको एनबीसीसी डेवलप करेगी, इस तरह की खबरें निकल के आई है। न्यूज वायर के हवाले से खबर आई है 1,000 करोड़ के आसपास के 10 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिनके मोनेटाइजेशन जो है वो भी अंतिम फैसला उस पर लिया जाएगा, अंतिम चरण पे है। एचसीएल टेक एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है। एसएमई के लिए बिल्डिंग सोल्यूशन बनाने के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा पावर सेक्टर की खबर आई है न्यूज वायर से कि सभी रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स जो है उनको एक साथ करने पर सरकार विचार कर रही है। ब्लॉक डील हुई है एसबीआई कार्ड्स में 3.44% हिस्से की। एचएएल यहाँ पे जो बोर्ड बैठक होने वाली थी उसमें शेयर विभाजन पे जो प्रस्ताव है उसको फिलहाल टाल दिया गया है। और सबसे आखिरी में बीएसई लिमिटेड जो रजिस्टर्ड निवेशक है उनकी संख्या अब 8 करोड़ पहुंच गई है। 2021 में करीब 2 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं। प्रो वाले शेयर जिन पर आपको रखना है फोकस करिए। ढेर सारे स्टॉक्स पर बैक टू बैक आपके लिए बिगुल का वक्त है, क्योंकि बाजार में जिस तरह का एक्शन है हमारे सारे एक्सपर्ट भरे हुए हैं गले गले तक, मैं पहले। लेकिन जैसा कि हमारा तो नियम है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसका पहले क्रम में आया रिक्वेस्ट वही सबसे पहले है। और सबसे पहले आ रही है आपके लिए एक स्पेशल पिक, और स्पेशल पिक का बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर, सुबह 11 बजे शो खत्म होने के बाद अब 2 बजे के बीच में क्या स्पेशल ढूंढा है आपने? अनिल जी देखिए, स्पेशल से भी स्पेशल पिक है। स्टॉक का नाम है GNFC यानी कि गुजरात नर्मदा वैली, जिसमें अनिल जी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जिस भी स्टॉक के आगे गुजरात लगा है सभी के चार्ट्स पर ब्रेकआउट है, लेकिन GNFC के चार्ट पर सबसे दमदार ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। एक तरफा रैली का कैंडिडेट है। ओवर टू राकेश। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस ब्रेकआउट है। 365 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट है 400 का, दूसरा टारगेट है 415 का। तो GNFC है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट और क्रॉस ओवर है। इस पे मेरा एक सवाल है, वो सवाल मैं पूछूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले वागले साहब का कॉल ले लूं। पता चला कि वागले साहब के स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो मैं उनको इंतजार नहीं करवा सकता। उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास। बंसी जी तैयार रहिएगा। ओके, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। बजाज फाइनेंस ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर है, अभी 7730 है। आपको 7700, 7680 ये भाव में अगर नीचे आता है तो लेना है। मेरा मानना है ये 8000 तक जाना चाहिए 1 से 2 दिनों में। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7680 का। 7680 का स्टॉप लॉस और 8000 तक जाने की तैयारी। आइए, अच्छा, और किसी की कॉल है तो पहले बता दें, नहीं तो फिर मैं बंसल जी से चर्चा करूं तो मुझे पता चले। किसी का कोई कॉल तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से मेरे पास तो 2 ही रिक्वेस्ट आई थी। अगर किसी का है तो मुझे पहले हाथ खड़ा। हाँ, कोई नहीं। देखो विश्वेश जी तो आराम से अपना सोचने में समय लेते हैं। सुमित जी के लायक अभी स्टॉक चल नहीं रहे, सब बड़े बड़े वालों में ज़्यादा फोकस है। नितिन जी अपने आराम से डेटा देखेंगे। अच्छा, नितिन जी तैयार, तो नितिन जी के लिए पहले बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। जी नितिन जी बताएं सर।
अनिल जी, यहाँ पे इन्फोसिस की 1700 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लेंगे जो करीब 30-32 रुपए में मिलेगी, और इसका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए का, और टारगेट होंगे करीब 45 से 50 रुपीज के। अब आज की जो लीडरशिप जो अभी बाउंस में आई है, ये मेनली लीडरशिप हमें आईटी से मिल रही है, और आईटी में भी टीसीएस है, इन्फोसिस है, जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हम देख रहे हैं, करीब 3 से 4% का ओआई एडिशन है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है इसमें। दूसरा, 1700 पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, अभी इन्फोसिस 1720 के आसपास है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस 1760 1780 नेक्स्ट 4-5 दिनों में जाना चाहिए। इसको देखते हुए हम 1700 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, 30-32 में मिलती है, 45 से 50 के टारगेट होंगे और 20 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है आपके लिए इन्फोसिस का 1700 का कॉल ऑप्शन, 32 रुपए में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त है। तो चलिए पूरी तरह से इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय। अच्छा बंसल जी, अब जो जिसकी हम बात करें, ब्रेकआउट का मतलब क्या? ब्रेकआउट में एक स्टॉक कोई पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकल जाता है, वही ब्रेकआउट होता है? देखिए अनिल जी, ब्रेकआउट अपने आप में अनिल जी एक फनी थिंग है। अनिल जी देखिए, 5 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 10 दिन के ऊपर निकला तो ब्रेकआउट, 20 दिन के ऊपर निकला 52 वीक हाई ब्रेकआउट। तो इसी तरीके से अनिल जी एक ब्रेकआउट होता है नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट, जिसमें कोई शको शिबा नहीं होता, मतलब कि एकदम खुली आंख से दिख जाता है। और जो लोग टेक्निकल नहीं जानते हैं जैसे आप, तो आप भी अगर सामने चार्ट देखेंगे तो आपको भी ब्रेकआउट जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। ओके, ये तो हो गया ब्रेकआउट। अच्छा, ब्रेकआउट में तो मतलब एक कोई लेवल के ऊपर नहीं गया। अच्छा, एक मिनट कुणाल जी, आ रहा हूँ आपके पास, रुको पहले बंसल जी से तो समझ लूँ, फिर आपसे कंफर्म करूँगा बंसल जी जो कह रहे हो वो सही है कि नहीं। अच्छा, क्रॉस ओवर में भी तो यही होता है। क्रॉस ओवर मतलब क्या हुआ? किसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया, तो क्रॉस ओवर भी यही हुआ? नहीं अनिल जी देखिए, ये तो प्राइस ने एक लेवल तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ा तो ब्रेकआउट हुआ। अब क्रॉस ओवर क्या होता है अनिल जी? इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए, कान को नाक को सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ा जाए, तो घुमा के पकड़ने के लिए अनिल जी होते हैं इंडिकेटर्स। अच्छा। और इस मार्केट में अनिल जी किसी को भी ना सरल चीज पसंद नहीं आती है, एक्सोटिक टूल्स चाहिए होते हैं। ओह माय गॉड अनिल जी, एक्सोटिक टूल्स चाहिए होते हैं, तो एक्सोटिक टूल्स होते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स होते हैं 2 तरह के, एक लीडिंग और लैगिंग। तो जब इनके ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है इंडिकेटर्स के ऊपर, तो उसको पॉजिटिव क्रॉसओवर बोला जाता है। मतलब जब बाय का सिग्नल बना तो पॉजिटिव क्रॉसओवर, सेल का सिग्नल बना तो नेगेटिव क्रॉसओवर। एक्सोटिक फ्रूट सुना था, एक्सोटिक फूड सुना था, एक्सोटिक लोकेशन सुनी थी। माय गॉड, ये एक्सोटिक तो पहली बार सुना। कुणाल जी बराबर बता रहे हैं, हमको सही समझाए तो सही ना बंसल जी ने, हम जो बताए सही है? अनिल जी देखिए अनिल जी, बंसल जी ने अपना बरसों का संचित ज्ञान आपसे कुछ ही क्षणों में बांट लिया है। लेकिन अनिल जी एक गलत चीज बताई आपको अनिल जी, बाकी सारी चीजों पर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा भी इंटरेस्ट उसी गलत चीज को जानने में ही है। अनिल जी, गलत चीज ये है कि जिनको चार्ट देखना नहीं आता, जैसे कि आप, हाँ, तो अनिल जी ये टिप्पणी पूरी तरह गलत है। अनिल जी, आप तो चार्ट के पितामह हैं अनिल जी, चार्टिस्ट के भी पितामह हैं और चार्ट्स के भी। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे अंग्रेजी वाले शब्द, गलत फहमी है बंसल जी की चार्ट देख सेलेक्टिवली अच्छे अंग्रेजी के शब्द समझ के बंसल जी से थोड़ा ज्ञान लेने की। लेकिन ठीक है, बंसल जी ने बिल्कुल समझाया, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट और क्रॉस ओवर दोनों जब साथ में हो तो आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। ये है राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से जीएनएफसी पर आती हुई दिखा रहा है। इसके चक्कर में मैं जीएनएफसी के टारगेट लिखना ही भूल गया। कुणाल जी टारगेट बताएं क्या लिखें? 365 का स्टॉप लॉस है, 400 और 415। आप जब तक याद करेंगे तब तक मैं ही बता दूं, ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा, और ब्रजेश हमें बताने जा रहे हैं सेबी की बैठक का एजेंडा। जी हाँ, 28 सितंबर को होगी सेबी की अगली बैठक। आपको लगेगा अभी तो बहुत दिन है, हफ्ता भर पड़ा है, लेकिन वही तो खास बात है, हफ्ते भर आगे का काम करती है हमारी टीम और ब्रजेश रहते हैं उसमें सबसे आगे। तो सेबी की इस बैठक में किन बड़े मुद्दों पर होगी बातचीत, बताने के लिए तैयार ब्रजेश, बताइए क्या है एजेंडा, कुछ बड़ा होने वाला है? कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर देखें तो सबसे, अगर मैं पहले बात करूं तो म्यूचुअल फंड का जो स्पॉन्सरशिप का नियम है उसको लेकर थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। एक अभी ये बहुत सारी बहस चलती है कि जो प्राइवेट इक्विटी फंड हैं, क्या उनको म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी बहस चल रही है। तो इस पर एक तरह से एक विराम लगेगा
क्योंकि इस पर सेबी बोर्ड की मीटिंग के बाद डिस्कशन पेपर आएगा और वो ये साफ करेगा कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो व्यू एक ये है, स्ट्रॉन्ग व्यू है कि प्राइवेट इक्विटी फंड को नहीं होना चाहिए। उसके पीछे ये है कि प्राइवेट इक्विटी फंड तो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो अपना बिजनेस बेचकर निकल जाते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को अगर म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा, बनाया जाएगा उनको, तो इससे थोड़ी सी अस्थिरता पैदा हो सकती है, इसलिए अगेंस्ट में थे। तो इस पर एक जो फाइनल डिस्कशन पेपर आएगा, बोर्ड ये अप्रूव करेगा कि इस पर डिस्कशन पेपर आए और जो भी उसके बाद जो पिक्चर आए उसके आधार पर अंतिम नियम बने। दूसरा जो मुद्दा है वो सुपीरियर वोटिंग राइट्स का है। सुपीरियर वोटिंग राइट्स जो है इसलिए लाया गया था कि इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी न्यू एज वाली कंपनियां आ रही हैं और वहाँ पर चूंकि पैसों की ज़रूरत होती है और प्रमोटर जो है बहुत कुछ अपना हिस्सा बेचकर पैसे जुटाते हैं, तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि वो कंट्रोल सारा अपना हिस्सा ही बेच दें, उनको निकलना पड़े। तो इसके लिए सुपीरियर वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जो सेबी का मौजूदा नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी के पास 500 करोड़ रुपए से अधिक की हैसियत है, प्रमोटर ग्रुप का आदमी है, तो उसको आप सुपीरियर वोटिंग राइट इशू नहीं कर सकते। ये जो नियम है ये आड़े आ रहा है और इसी को दूर करने की कोशिश जो है की जाएगी। इस पर डिस्कशन पेपर भी आया था और जो व्यू एक इमर्ज किया बन रहा था और जो मांग हो रही थी कि इस कंडीशन को हटा दिया जाए। साथ ही ये भी क्लैरिटी लाई जाए कि जब ये प्रमोटर ग्रुप कहते हैं तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात करते हैं या सबको मिलाकर जो स्थिति पैदा होती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है सफाई आएगी। साथ ही फैमिली ट्रस्ट जो है प्रमोटर के, क्या उनको भी सुपीरियर वोटिंग राइट्स इशू किया जा सकता है, ये चीज़ क्लियर होगी इस मीटिंग में। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज, ये कमोडिटी मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा होगा और ये काफ़ी लंबे समय से इसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये आए जो है, और इस पर डिस्कशन पेपर के बाद सारी सिचुएशन जो है वो सेबी को आ गई है, सारे फीडबैक आ गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बोर्ड मीटिंग के बाद जो है जल्दी ही नियम बनकर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी जो सुझाव आया है वो वही है कि जो मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज हैं, कमोडिटी एक्सचेंज हैं, उनके यहाँ सेपरेट वर्टिकल के तौर पर भी रहे। साथ ही अगर कोई आकर नया खोलना चाहे गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज तो वो भी खोल सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में एक बेंचमार्क होगा स्पॉट एक्सचेंज का। अभी कलकत्ता के रेट अलग हैं, दिल्ली के रेट अलग हैं, अलग अलग शहरों के रेट अलग हैं, तो एक बेंचमार्क जो है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज आने से होगा। चौथा जो मुद्दा है वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। ये आइडिया 2019-20 के बजट में आया था और ये सरकार का आइडिया था। इसका मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जो भलाई के काम करना चाहते हैं वो अगर स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से आकर पैसे जुटा सकते हैं क्या, तो इस तरह ये विचार किया जाए। उसके बाद इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई और उम्मीद की जा रही है कि 28 तारीख की बोर्ड मीटिंग में इस पर जो है फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा रही है कि 28 तारीख को काफ़ी सारे बड़े फैसले आपको आते हुए दिखेंगे, नज़र रहेगी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। सेबी की बोर्ड बैठक, कुछ अहम नतीजे यहाँ पर आ सकते हैं। पर आइए कुछ अहम इवेंट्स जहाँ पर बाजार की नज़र है ये भी जान लेते हैं। तैयार है हमारे साथ मानसी। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक पर आज से फोकस है। कल बुधवार के दिन रूट मोबाइल पर नजर रखिएगा। बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार होगा। वहीं एएनजी लाइफ साइंसेज 1:1 के बोनस इशू की कल एक्स डेट होगी। यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला कल आ जाएगा, इस पर नजर रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के यूएस विजिट पर कल और साथ ही गुरुवार के दिन हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि टॉप सीईओज यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में बातचीत होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा कल हांगकांग, साउथ कोरिया के बाजार बंद रहने वाले हैं। गुरुवार के दिन एशियन ग्रेनेटो 225 करोड़ का राइट्स इशू खुलने जा रहा है। इशू प्राइस 100 रुपए प्रति शेयर का होगा। जीआरएम ओवरसीज शेयर विभाजन पर चर्चा होगी। वहीं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है वो गुरुवार के दिन बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 165 to 175 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर नजर रखनी होगी। ओएफएस के फाइनल प्राइस और साइज पर एक बोर्ड बैठक होने वाली है गुरुवार के दिन। स्पोर्ट किंग इंडिया 3:1 के बोनस इशू की एक्स डेट होगी 23 तारीख यानी गुरुवार। एक्शन कंस्ट्रक्शंस इक्विपमेंट क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज की ईजीएम होगी और जापान के बाजार गुरुवार के दिन बंद रहेंगे। मैस्टेक और नैल्को दोनों कंपनियां एक्स डिविडेंड 23 सितंबर गुरुवार के दिन ट्रेड करते हुए दिखेंगी।
ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स और ढेरों ट्रिगर्स जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। शुक्रिया मानसी, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। पर आइए, एक स्टॉक जो जबरदस्त एक्शन में है, आज सुबह हमने देखा बाजार की सुस्ती में भी ये होल्ड आउट कर रहा था और उसके बाद तो बड़े एक्शन में आते हुए दिखा है। पीवीआर 1500 के पार जाते हुए दिखा है। किरण जी की रिकमेंडेशन आई थी रिसेंटली, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। विश्वेश जी, जरा पीवीआर के चार्ट देखकर बताएं अब क्या करना चाहिए। 1500 के पार जाते हुए दिख रहा है काउंटर। देखिए दीपांशु, मेरे हिसाब से पीवीआर का जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। कल कहीं ना कहीं क्राउडेड ट्रेड था, तो मेरे हिसाब से आज जो फॉलो बाइंग है दैट इज इंडिकेटिंग कि स्टॉक इज हेडिंग फॉर 1600 प्लस। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर जिनके पास लॉन्ग है उनको तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर माइनर पुल बैक आता है 1500 या 1490 तक, मतलब 10-15 रुपीस नीचे मिलता है, तो यहाँ पे पोजिशनली लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए 1460 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 1600 पहला टारगेट होना चाहिए और उसके ऊपर भी हम देख सकते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, मेरी खुद की पोजीशन भी है पीवीआर में और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है पीवीआर। नजर रखिए 6% ऊपर ये काउंटर है और सुबह से ही तेजी में है। वन वे एक मूव आती हुई दिख रही है पीवीआर में। एक मूव आई है ग्लेनमार्क में भी आज। एक बार जरा बंसल जी से इसकी चार्ट पर राय ली जाए। बंसल जी, ग्लेनमार्क को देखिए क्या चल रहा है इस काउंटर में। देखिए दीपांशु, मूव आया है, स्टॉक बीटन डाउन था, पिछले 2 दिनों से एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी। आज कल के लोस क्रैक हुए और स्टॉक के अंदर एक अपमूव देखने को मिला है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड कर लें, 500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। और यहाँ पर दीपांशु मेरी राय में नई खरीदारी करनी चाहिए 509 के ऊपर। 509 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तो 509 के ऊपर एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। 509 के पार निकले तब ग्लेनमार्क में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए आती हुई बंसल जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लाने का। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग खबर। चलते हैं चेतन के पास। चेतन, बताइए क्या है बड़ी खबर। सर, नागपुर में इनफैक्ट जी बिजनेस ने बहुत पहले भी रिपोर्ट किया था कि एक इंटरमोडल स्टेशन मिल रहा है एनसीसी का, जो लगभग 1500 करोड़ रुपए का है। जो हमारे सोर्सेज हैं अब सरकार के, वो उनको बता रहे कि एनएचएआई के टॉप ऑफिशियल्स ने इस प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करने के लिए एक बहुत हाई लेवल क्रिटिकल मीटिंग करी है और रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को भी और अपने ऑफिसर्स को भी कि इस प्रोजेक्ट को फटाफट सारी जो लैंड एंड एनवायरमेंट क्लियरेंसेस हैं वो देकर इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। बिकॉज ये एक नितिन गडकरी का एक खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक इंटरमोडल स्टेशन बनाया जाएगा 44 एकड़ लैंड पे। इनफैक्ट 2020 में भारत सरकार के रोड मिनिस्ट्री ने इसको परमिशन दी थी, एनसीसी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया था टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरमोडल स्टेशन। इंटरमोडल स्टेशन क्या होता है सर? वो एक टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो एक रेल, रोड एंड रेलवेज एंड मेट्रो को कनेक्ट करता है, तो ताकि एक ही जगह पर बस, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी तीनों एक साथ हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एनसीसी का, जिसकी लगभग 1500 करोड़ रुपए की भारत सरकार का आवंटन किया गया है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि एनसीसी की तरफ से जो भी अलर्ट्स एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंसेस होंगी वो उनको बहुत जल्द मिल जाएंगी और ये प्रोजेक्ट और फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। तो यह है आपके लिए बड़ी खबर। नागपुर में एनसीसी बनाने जा रही है इंटर मॉडल एक स्टेशन, जहां पर रेलवे और रोड और एयरपोर्ट इन तीनों का संगम होगा। 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए सरकार ने जमीन और पर्यावरण के लिए मंजूरी तेज की, फास्ट ट्रैक पर डाला गया ताकि, और जाहिर सी बात आप तो जानते हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है नितिन गडकरी साहब का। नागपुर उनका होम टाउन है और वहीं पर अगर एक बढ़िया और एक मॉडल ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने जा रहा है तो आप समझ सकते हैं इंटर मॉडल स्टेशन, और वहाँ पर इसे तेज करने के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई है। और मैं भी देता हूँ जिम्मेदारी सुमित जी को। सुमित जी, चार्ट्स देखिए, 80 रुपए पर एनसीसी पसंद है आपको? अनिल जी, पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए स्टॉक के अंदर। स्टॉक करेक्शन दिखाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और अब 200 डीएमए के लेवल टेस्ट करके वापस से ऊपर का मूव का शुरुआत कर रहा है, तो स्टॉक बढ़िया है, पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट 85 से 86 के होंगे और एक बार 86 रुपए का लेवल निकलेगा तो ये स्टॉक 95 रुपए तक का मूव ऊपर में दिखा सकता है। पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। ओके, ये है आपके लिए एनसीसी लिमिटेड पर राय आती हुई इस वक्त। आइए 37,000 के ऊपर निकलकर टिकने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। दीप, मेरे भी डेटा तैयार है और थोड़ी देर में सेठी साहब भी
एक दिन के अवकाश के बाद जुड़ने को तैयार हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह की रिकवरी बाजार में आती दिख रही है, स्पेशली कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो शानदार तरीके से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। तो बढ़िया एक्शन बाजार में आता हुआ आपको नजर आएगा। पीवीआर यहाँ पर जबरदस्त मजबूती के साथ 6% की तेजी दिखाकर टॉप गेनर बनता हुआ। कुणाल जी राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। देखिए अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी ने टिप्पणी करी थी कि आप तो मतलब कि मार्केट के पितामह हैं। तो अनिल जी, एक स्टॉक आपने बिल्कुल बॉटम पे रिकमेंड करा था, उस समय ना तो कोई स्टॉक की तरफ देखता था ना कोई रिकमेंड करता था, स्टॉक था आईटीसी। और अभी हमारा चार्ट कॉर्नर पिक भी आईटीसी है। आईटीसी एक मच अवेटेड ब्रेकआउट जो ये 238, 238, 239 का एक ट्रेंड लाइन है, उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आईटीसी भी एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, 236 रुपए पर अब एक स्टॉप लॉस रखें। 236 पर फ्रेश ब्रेकआउट आईटीसी में आता हुआ दिख रहा है। 236 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 247, 247 का पहला टारगेट, 252 रुपए का दूसरा टारगेट है जिसके लिए आईटीसी में खरीदारी कराए। आजकल कुणाल जी राकेश जी, आप दोनों लोग थोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं एक्चुअली। आप निकलने की कोशिश कर रहे हो क्या? अरे नहीं अनिल जी, आपका तो हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके आगे निकलेंगे तो हाथ किसका पकड़ेंगे अनिल जी? नहीं, ये लगातार दूसरी बार हो गया। मैं काम में बिजी रहता हूँ, आप लोगों को खाली चार्ट देख के रिकमेंड नहीं करना होता है। मैं काम में बिजी रहता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, कुणाल जी राकेश जी का बिल्कुल है, पहले उनको मौका दिया है। पिछली बार उस दिन सेम हुआ, 218 रुपये के आसपास आईटीसी, और आपके पास आते आते 221 हो गया। आपने रिकमेंड किया, उस दिन मैंने भी रिकमेंड किया, उस दिन भी आप पहले आगे निकल गए। आज भी 238 रुपये आया, 239 रुपये आया। मैंने कहा अब ये तैयार हो गया अच्छी तेजी के लिए, चलिए आज के 2000 के लिए मैं ज़रा लेवल निकालूं, तब तक आप आगे निकल गए। लेकिन चलिए बढ़िया है, जो काम आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बधाई आपको। और वाकई में मैं खुद इस पर आज के 2000 के बेसिस पे मैं सोचा था कि एक बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी होती दिख रही है, क्योंकि 238 240 के आसपास आकर ये अटक रहा था, अब वहाँ से पार निकला है। अगर आज 240 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 270 275 की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी। धीमे धीमे जो बीच के टारगेट्स हैं जो कुणाल जी राकेश जी ने दिए हैं वो आप ज़रूर फॉलो करें। और आप दोनों की तरफ से मुझे धन्यवाद। मैंने आपके कॉल को एंडोर्स किया है और मेरी तरफ से भी इसे आप 2000 का कॉल ही माने। अगर चाहे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी मैं कर सकता हूं बिल्कुल का, लेकिन ज़रूरत नहीं, मान लिया जाए ये स्टॉक आईटीसी यहां से अच्छी तेज़ दौड़ लगाने को तैयार है। और आईटीसी के वो कहते हैं पूत के पैर पालने में देखे थे विश्वेश जी ने। विश्वेश जी मुझे याद है शायद 215 रुपये के आसपास, 212 रुपये के आसपास आपने कहा था आईटीसी बॉटम बनाकर भागने के लिए तैयार है, करेक्ट राइट? जरा आप एक बार अपडेट दीजिए। मेरे हिसाब से देखिए अनिल जी, आईटीसी पे तो सबका रिकमेंडेशन था और मेरे हिसाब से सबने बाई कहा था हमारे पैनल पे। सबका नहीं था ऐसा मत बोलो, कल आशु सर आ रहे हैं क्लोजिंग वाले शो में। देखिए आशु जी जो है वो अलग प्राणी है, और वो हम तेजी के बाजार में आशु जी का नाम लेके अच्छा दिन को खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ तक आईटीसी की बात है अनिल जी, दिस कैन टर्न आउट टू बी द स्टॉक ऑफ द मंथ और स्टॉक ऑफ द, मुझे लगता है 270 स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। बहुत दिनों बाद ब्रेकआउट आया है और 270 शुड बी कंजर्वेटिव टारगेट अनिल जी। ओके एक बार चोपड़ा साहब क्या 17,500 की निफ्टी पर वोलेटाइल मार्केट में डर जब लगता है तो क्या आईटीसी जैसे शेयर याद आते? अनिल जी नमस्कार। वैसे कहावत है मार्केट्स में जो बहुत पुरानी है कि अगर कुछ समझ में आए तो आईटीसी ले लीजिए। और निश्चित रूप से आईटीसी ने जो ब्रेकआउट्स दिए हैं और जितना इंतजार करवाया है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों की दुआएं हैं इसमें, करोड़ों लोगों की जो शामिल हैं, और उसकी वजह से जो मूवमेंट शुरू हुआ है, नो डाउट वैल्यूएशन वाइज कहीं को दिक्कत नहीं है, कन्विक्शन वाइज कहीं को दिक्कत नहीं है, बिजनेस वाइज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जो इनका जिस तरीके से बिजनेस का जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, उसमें एफएमसीजी है, उसमें सिगरेट्स है, उसमें होटल्स है, एपरल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके पास एक पूरा बुके है प्रोडक्ट्स का, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही समस्या थी कि ये हिलता नहीं था, या बहुत मजाक और मेमेस बनते थे इस बात पे कि
कब चलेगा आईटीसी और अनारकली तुम कब उठोगे, इस तरीके से बहुत से मजाक करते थे। तो मुझे लगता है अनारकली अब उठ गई है और जैसे हम सब इंतजार कर रहे थे सालों से, इसमें मूवमेंट होना चाहिए। मेरा पर्सनल टारगेट इसका 360 है और मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ से भी अगर कोई एंट्री करता है तो बहुत अच्छा 100-125 रुपए की तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। मगर बाय एंड होल्ड स्टॉक है, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वॉलेटाइल मार्केट्स में आपके पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रेंथ देता है ऐसा स्टॉक, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आईटीसी एनर्जी। ओके, तो आईटीसी अच्छा। एक वो भी जो मीम्स आया था जिसमें एक कहा था कि पूछा उससे बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला कि मैं मरने से पहले आईटीसी में ऊपर का सर्किट देखना चाहता हूँ। तो यमराज ने कहा अरे प्राणी तू अमर होना चाहता है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई भले आईटीसी बढ़े, सर्किट ना लगाए। जितने लोगों ने आईटीसी का ऊपरी सर्किट देखने की ख्वाहिश की है वो अमर रहे, लंबी उम्र पाए। तो 8-9% से ज़्यादा ना बढ़े, बस एक दिन में उतना काफ़ी है। सर्किट ना लगे, 9%, 9.5% चल के रुक जाए ताकि सब अमर हों, सब लंबी उम्र पाए। लेकिन चलिए फाइनली जब आईटीसी पे इतने लोगों ने मज़े किए, इतने मीम्स बनाए, इतने सारे जोक्स बने, 205, 210, 215 पे, तो 240 पे भी तो थोड़े बनने चाहिए। लाइफ में एंजॉयमेंट तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए जो आईटीसी आपको दे रहा है। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है और उसके बाद आएगी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब स्वागत है आपका कल की छुट्टी के बाद। कल बिजी थे या मार्केट खराब था इसलिए? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। कल अनिल जी एक फैमिली फंक्शन के लिए आउट ऑफ टाउन था। हाँ। और उस वजह से बाजार को ट्रैक नहीं कर पा रहा तो था। अगर तो समझो किसी दिन सुबह का अगर समझो किसी दिन है वो भी मैंने कल कैंसिल किया और ये 2:30 बजे वाला एपिसोड भी जो सदाबहार सेठी साहब की जो पिक्स है वो भी कैंसिल किया। हालांकि मुझे जरूर भरोसा है कि कल भी कुछ ना कुछ स्टॉक तो निकल ही जाते जो खरीदारी करने की सलाह होती और उसमें फिर आज मजा आ जाता अनिल जी। नहीं, जैसा हमारे बंसल जी हैं, कभी जब समझो मतलब शोर नहीं करने का मन हो तो मतलब वो बोल देते हैं वे आज तबीयत मेरी ख़राब है या फैमिली में किसी की ख़राब है, मंदी ज़्यादा हो जाए तो फिर नहीं आते हैं। तो और फंक्शन चेंज भी कर देते प्रोग्राम अगर कुछ है तो ऐसा मतलब। तो कल आपने कहीं इस चक्कर में तो मतलब अगर ऐसा लग रहा तो प्रोग्राम चेंज कर देते हैं। इतनी मंदी के वक्त तो सबसे ज़्यादा जरूरत आपकी होती है सेठी साहब। चलिए कोई बात नहीं, कल नहीं आज से आज के दमदार कौन जी जी बताइए। जो प्रोग्राम था वो उसी दिन होना होता है, उसी दिन था। आपको पर्सनली फोन पे बात होगी तब बताऊंगा क्या प्रोग्राम था। नहीं बिल्कुल बताइए सर अपनी दमदार पिक्स। तो बिल्कुल अनिल जी आज 2 स्टॉक है दोनों में खरीदारी करनी है, कैश मार्केट के स्टॉक्स है। अनिल जी जो पहला स्टॉक है ये मैं पहली बार रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, 2-3 बार मैंने पहले भी किया हुआ और नीचे लेवल्स में किया हुआ है। स्टॉक का नाम है एक्रिस्टिल जो कि अभी 635-36 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्वाड किचन सिंक बनाने वाली कंपनी है। कैरिसिल नाम का इनका एक पॉपुलर ब्रांड है और इनका एक टेक्निकल कोलैबोरेशन है शॉक एंड कंपनी करके, कंपनी का नाम है, जर्मनी का। उसके साथ कोलैबोरेशन में और भी सारे कई किचन अप्लायंसेस जैसे हॉब्स है, कुक टॉप्स, अवन, फिर डिश वॉशर ये सब बनाती है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। आपके जून क्वार्टर के नतीजे देखेंगे, 13 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 4 करोड़ का पैट था। बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 47% का। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 20% और डेट इक्विटी रेशियो भी एक रीजनेबल 0.5 के आसपास का है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 44% हिस्सेदारी है। FIIs, DIIs अराउंड 6.6% ओन करते हैं और बाकी इस कंपनी में अनिल जी बाजार के दिग्गज निवेशक एबेकस फंड जो कि सुनील सिंघानिया जी का फंड है वो इसमें अराउंड 6.45% स्टेक ओन करते हैं। और इसके अलावा एक और नामी गिरामी निवेशक आशीष कचोलिया जी अराउंड 3.75% इसमें ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बेहतरीन कंपनी है। इन लेवल्स पे इसमें खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म का 665 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 620 रुपए का। 620 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। कितना टारगेट? 665 का। हाँ आ गया सामने आपके 660 हो गया। देखो क्या करें हम। अच्छा नहीं अनिल जी, फिर ये स्टॉक एक्चुअली देखिए अनिल जी शॉर्ट टर्म में मुझे लगा आज बाजार भी थोड़ा मतलब वोलेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। कल जो इवेंट हुए
मैं अनिल जी एक दिन नहीं था, आप लोगों ने संभाला नहीं बाजार को एक्चुअली। गजब गजब, अरे भाई साहब वाह, जिस आदमी की जिम्मेदारी। अरे अच्छा, ऐसा कौन सा फंक्शन था जो कुणाल जी, एक मिनट जरा कुणाल जी को लाइए इधर। कुणाल जी, आपको नहीं लगता ऐसा, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन जो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा काम था जो सेठी साहब बता भी नहीं रहे, बोले अलग से फोन पे बताऊंगा? मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही जरूर कुछ ना कुछ ससुराल से रिलेटेड होगा इनका। अरे वाह 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 अनिल जी, वाह, बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपको तो आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनते हो। चलिए बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। फिर तो आपको सब माफ है सेठी साहब, फिर तो आप हफ्ते भर की भी छुट्टी लो तो माफ है बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल कोई किसी तरह की ढिलाई न। सेठी साहब सलामत रहेंगे तो हमारे कॉल्स आती रहेगी। बताएं सर, दूसरा कॉल आपका। हाँ बिल्कुल अनिल जी, अभी जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक इसी तरह का दमदार स्टॉक है। एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है फीएम इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 1085 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भारत की एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि टू व्हीलर सेगमेंट को मेनली कैटर करती है, और वहां पे भी मार्की क्लाइंट्स है जैसे होंडा, टीवीएस मोटर्स। ये कंपनी मेनली जो लाइटिंग के रिलेटेड ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। लेकिन इसमें अभी जो नया ट्रिगर है अनिल जी, जो हाल ही में हमने सुना, ओला ने अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया और उसकी 2 दिन में हमने देखा 1100 करोड़ की बुकिंग करी ओला ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की। और उस कंपनी ने फीएम इंडस्ट्रीज के साथ कई सारे कंपोनेंट्स के लिए सोल सप्लाई का करार किया है, जैसे हेडलैम्प्स है, टेल लैम्प्स है, इंडिकेटर्स, मिरर्स और अदर कंपोनेंट्स। इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए सोल सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ इनका ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ, जो कि एक बड़ा इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिस तरह का ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को रेस्पॉन्स मिला है। बाकी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है अपने आप में। पहले से ही जून क्वार्टर में पैट था 11 करोड़ का, जो कि पिछले साल 23 करोड़ का नुकसान था, तो पिछले साल तो जून क्वार्टर से ज्यादा कंपैरिजन कर नहीं सकते। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, डेट इक्विटी रेशियो लो 0.08, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, और सबसे अच्छी बात है विद इन ऑटो कंपोनेंट सेक्टर एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है अगर आप कंपेयर करें इनके पीयर्स से। मतलब 17-18 के मल्टीपल पे ये स्टॉक है, जबकि सेक्टर का पीई है अराउंड 40-45 का। और दूसरा अनिल जी, एफआईआईज भी इसमें पिछले 2-3 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ के 9.1% हो गई। प्रोमोटर्स अच्छी खासी 66% की हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है और इसने इसको पिक किया, और मुझे लगता है इसमें बिल्कुल खरीदारी करें। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1100। जब मैंने 25 लिख के भेजा, बट मुझे लगता है स्क्रीन पे 25 का तो मैं देख रहा हूँ भाव आ गया है। तो अनिल जी 1150-1160 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए इसको खरीदारी करना चाहिए अनिल जी। ये तो वापस से वैसे ही माहौल आ गया अप्रैल मई वाला मामला कि सेठी साहब बोले जब तक स्टॉक छप्पर फाड़ ये होता हुआ दिख रहा है। कमाल का एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक्शन तैयार है सेठी साहब के बाद। सेठी साहब धन्यवाद आपका। वागले साहब की तरफ से एक बिगुल। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, जीएमआर इंफ्रा मेरे रडार पर आया है। कल शायद ये सिमी जी ने कवर किया था और अभी अभी ये कल का हाई ब्रेक कर रहा है 35 का। तो मुझे लगता है ये 38-39 तक जाना चाहिए। 4 रुपए की मूव, मतलब इसमें बहुत बड़ी मूव मानी जानी चाहिए। एक 10% की मूव होगी। आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 3-3.5 रुपए का टारगेट, 34 के नीचे जाएगा तो काट लीजिए, और ऊपर में 38.50-39 का मेरा टारगेट होगा। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा पसंद है वागले साहब को भी। दिन की ऊंचाई पर है बाजार इस समय। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से हो गया है रिकवर। तो आइए अब जानते हैं अनिल जी से इस समय मार्केट पर क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, इंडेक्स पर तो जबरदस्त एक्शन है। 130 अंकों की तेजी निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी पूरा रिकवर होते हुए दिख रहा है सर। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो सुबह से ही अच्छा एक्शन दिखा रहा है डाउ फ्यूचर्स। फिलहाल अगर आप देखें तो 325 पॉइंट्स ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। तो अच्छी रिकवरी यहां पर आ रही है। यूरोप में भी दमदार एक्शन बना हुआ है सर। 1 से 1.25% की तेजी आपको यूरोप में दिखेगी।
आज जापान के बाजार कल की गिरावट, क्योंकि कल बंद थे, आज एडजस्ट हुए तो 2% नीचे हैं, पर हांगकांग के बाजार यहां पर आधे % की आपने तेजी बनती हुई देखी है। कच्चा तेल भी संभलते हुए दिख रहा है, गोल्ड एक रेंज में है, डॉलर भी एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट संभलती हुई दिख रही है सर। डाउ फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन है, हमें क्या करना है डेज हाई पर? दीप देखिए 17,500 17,525 पहली रुकावट है, उसे पार करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हर्डल है बेसिकली 17,600 17,625 है। 17,629 का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है आपका। तो बढ़िया तेजी, असली तेजी कहाँ बनेगी? जब आप 17,630 के पार निकलकर टिकेंगे, बंद हो जाएंगे। तब तक 17,500 से 17,630 625 की रेंज में 125 पॉइंट गिन लीजिए। अब अभी आप 17,530 पे है, तो अब जो आगे की 100 पॉइंट की यात्रा है यहाँ से 17,500 से 17,525 से 17,625, इसमें पोजीशन थोड़ी थोड़ी कम करनी है रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से। यहाँ पर थोड़ा और बढ़ गया 17,575 पे, 600 पे और 625 पे, थोड़ा वहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है वापस से लाइफ हाई पर आप बंद हो जाते हैं, फिर से फ्रेश और दमदार तेजी कर लीजिएगा। नहीं तो एक बार वहाँ हल्का होके फिर से इंतजार कीजिए, जब नीचे वापस मौका मिलेगा। अगर अगले 1-2 दिनों में, कल आज से फेड की मीटिंग है, परसों एक्सपायरी है, हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे। अगर मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली और उसके पहले बड़ा ब्रेकआउट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को उस हिसाब से रखें। और इन बिटवीन अगर आपके लिए पहले नीचे आ जाता है वापस से 17,400 17,440 में आज, तो वहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए वो मैं बता दूँ। पहली बात, इत्मीनान रखें कि 17,400 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होगा, और वो इसलिए रखना है आपको। 17,400 के पुट पर है 49 लाख शेयर और 17,400 के कॉल्स पर है 31 लाख शेयर। अब जैसे ही 17,400 के आसपास आएगा, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। इसलिए 17,400 से 17,440 बचे हुए 1 घंटे के लिए इस रेंज में आपको करनी है खरीदारी। पहला पॉइंट। 17,500 को आपने पार कर लिया। अब 17,500 पार करते दीप एक अच्छा काम ये हुआ है, करीबन 1 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो 17,500 के ऊपर शॉर्ट हैं इस वक्त, और ये शॉर्ट कवरिंग आपको बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देगी। और अगर थोड़ी देर अगर इसके ऊपर और टिक गए 3 बजे तक, तो फिर हो सकता है आपको 17,500 के नीचे की भी क्लोजिंग आज न मिले और क्लोजिंग वापस से 17,500 के ऊपर मिलकर बढ़िया क्लोजिंग हो सकती है। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो 17,500 तक 1 करोड़ शेयर ऑलरेडी आपके शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स, ये रिस्क पर आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से कॉल राइटिंग जो है वही सपोर्ट देती हुई दिखेगी। बाजार ओवरसोल्ड है, सुबह भी कहा था आपको 0.98 का पुट कॉल रेशियो है, अभी भी 1.06 का पुट कॉल रेशियो, ओवरसोल्ड मार्केट है। इसलिए इस मार्केट में अभी इस वक्त घबराना मंदी करने वाले को है, तेजी करने वाले को नहीं। तेजी करने वाले को नीचे में मौका देखना है खरीदारी करने का, क्योंकि फेवर में डेटा आपके आते हुए दिख रहे हैं। तो 17,625 के आसपास है, 17,575 से 17,625 इस रेंज में आज प्रॉफिट बुक करना है आपको, अगर निफ्टी ऊपर मिलता है तो। और उसके बाद कल देखें, इंतजार करें, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कमाल हो गया। 37,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 37,000 के पुट पे 16 लाख शेयर है, कॉल्स पर 22 लाख शेयर है। लेकिन बैंक निफ्टी में कॉल राइटर आज अब बुरी तरह से फंसा है। आपको लग रहा होगा बैंक निफ्टी कमज़ोर है, 22 पॉइंट नीचे। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि 22 लाख शेयर बैंक निफ्टी के कॉल्स पर ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। उसमें से 18 लाख शेयर आज ही जुड़े। आज ही ये महानुभाव हैं जिन्होंने कॉल राइट किया 37,000 का, ये फंस गए। अब 37,000 के ऊपर बंद होने की तैयारी है। और ऐसे में अगर 3 बजे तक 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी रहता है तो बैंक निफ्टी 37,300 37,400 आज ही दिखा देगा। ध्यान से सुनिएगा, 37,300 37,400 बैंक निफ्टी आज ही दिखा सकता है। ये कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग करवा कर छोड़ेंगे, ये साफ नजर आ रहा है। तो डेटा एब्सोल्युटली शॉर्ट सेलर्स के अगेंस्ट है, लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स के फेवर में बनते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में कोई भी डिप मिले उसमें खरीदारी कीजिए अगले 1.5 घंटे में। जी दीप। और अनिल जी, आपके बात करते करते बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया सर। जैसे ही आप बात कर रहे थे, टिक बाय टिक हमने देखा बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और अनिल जी कह रहे हैं कि यहां से भी एक अच्छी मूव बैंक निफ्टी में और बन सकती है। आज ही के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी थोड़ा कॉशियस जोन में आ रहा है, पर बैंक निफ्टी और आपको बढ़िया एक्शन दिखा सकता है। पर बाजार डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पूरी रिकवरी बैंक निफ्टी पर और निफ्टी 150 अंक ऊपर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है 253 रुपए 253 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है
ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जिसका सिंबल है ऑल कार्गो। ऑल कार्गो के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाई ब्रेक कर रहा है। लास्ट 5 से 7 दिनों के जो हाई थे वो स्टॉक में अभी ब्रेक हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। 265 रुपया, 275 रुपया, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। ऑल कार्गो के अंदर यहां से ऊपर में 265 से 275 के टारगेट इसी हफ्ते में 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 238 के आसपास है, तो 238 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 265 से 275 के टारगेट्स के। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ये है काउंटर जो आ रहा है, सुमित जी को पसंद, नजर रखिएगा इस पर। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास और कल का काम आज ही करने के लिए वो है तैयार। बिगुल पिक ऑफ द डे का बताएं सर। राकेश जी कुणाल जी बताएं सर, आपकी पिक ऑफ द डे क्या है? दीपांशु, खरीदारी की राय जी। दीपांशु, हमारा पिक ऑफ द डे स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी का चार्ट देखें दीपांशु तो यहां पर एक विशेष चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3-4 सत्र पहले स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था, 2-3 सत्रों का हमने कंसोलिडेशन देखा, एक 3 राइजिंग एन पैटर्न बनता हुआ कैंडलस्टिक चार्ट्स पर दिख रहा है और आज इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो एनटीपीसी हमारा पिक ऑफ द डे स्टॉक है। ओवर टू राकेश। देखिए दीपांशु, इसमें जो टेक्निकल पैटर्न है काफी स्ट्रांग है। ये अभी भी अपने जैन-फेब 2020 के जो हाईज थे उनके अराउंड चल रहा है और उस ब्रेकआउट की तैयारी है, मतलब कि ब्रेकआउट हो रहा है। 124, 125 भी ब्रेकआउट के लेवल है और ये स्टॉक रेडी है एक बड़े ब्लास्ट के लिए। इतिहास गवाह है, जिन जिन स्टॉक्स ने प्री कोविड हाइज को तोड़ा है उनमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। लोग इसकी बात नहीं करते हैं। 5% की डिविडेंड यील्ड इग्नोर्ड और हिडन जेम है ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 140 के लेवल्स दिखाने का दम रखता है। तो 140 के टारगेट के लिए 121 रुपए 50 पैसे, 121.50 का स्टॉप लॉस, 140 के एग्रेसिव टारगेट के लिए एनटीपीसी में खरीदारी की राय है। बिल्कुल, एनटीपीसी में है खरीदारी की राय। पीएसयू स्टॉक्स पर एक खास नजर रखिएगा क्योंकि काफी सारे पीएसयू काउंटर्स आज आपको बढ़िया एक्शन में दिखा रहे हैं। नजर रखते हैं यहाँ पर नजर रखनी है बाजार की एक बड़ी खबर पर जो कल भी हमने आपके लिए हाईलाइट करी थी, जो चीन के रियल एस्टेट मार्केट में उछाल हो रहा है और उसकी वजह से बाकी मार्केट्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, उस पर कुछ और फॉलो ऑन रिसर्च करके आए हैं कुशल। और कुशल, बताइए किस तरह के इस समय आउटकम्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ये जो चीन में एवरग्रांड कंपनी की क्राइसिस आई है, क्या माना जा रहा है इस समय बाजार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए तो ये मामला जो है काफ़ी जो है लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है, जहां पर एवरग्रांड के चेयरमैन का कल बयान आता हुआ दिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी ये डार्केस्ट ऑफ द मोमेंट्स हैं इससे ये बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होम बायर्स हों या फिर इन्वेस्टर्स हों या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है वो उसकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेटमेंट्स जो है एवरग्रांड के चेयरमैन की तरफ से आते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पहला तो रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरा है डिफॉल्ट। तो रीस्ट्रक्चरिंग पर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये आउटकम निकल कर आता है, आप देखिए 23 सितंबर को इनको करीब $83.5 मिलियन का जो है इंटरेस्ट पेमेंट है वो ये करना होगा इनको। पर उसके पिछले हफ्ते ही, यानी कि अब से 1 हफ्ते पहले ही कंपनी ने हाईलाइट किया था कि अभी जो उनकी कैश फ्लोज की पोजीशंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो 2 सिनेरियोज में सबसे पहला सिनेरियो रीस्ट्रक्चरिंग का हो सकता है, जहां पर जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो इनके जिन भी बैंकों का इनमें एक्सपोजर है वो इनको कहे कि आप यहां पर जो पेमेंट टर्म्स हैं या फिर जो पेमेंट टेनियर है उसको एक्सटेंड कर दे। तो एक टेम्पररी रिलीफ कंपनी को मिलती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी को कर्ज देने वालों में अगर आप देखें तो 128 बैंक्स हैं और 121 नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है। तो काफी बड़े सेट ऑफ नंबर्स जो हैं जिनका एक्सपोजर एवरग्रांड में है। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं उनको अपनी तरफ से प्रोविजनिंग भी इसकी करनी होगी आगे आने वाले समय में, अगर ये पेमेंट टेनियर एक्सटेंड वगैरह भी करते हैं तो। और साथ साथ कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स हैं या फिर जो इनके नॉन प्रॉपर्टी एसेट्स हैं उसको बेचने में भी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि अभी जो मौजूदा क्रेडिट रेटिंग्स लगातार डाउनग्रेड हो रही है उससे इनको ये सब बिक्री करने में भी इश्यूज आ सकते हैं।
हैं तो एक रीस्ट्रक्चरिंग हो तो सकती है, पर कहीं ना कहीं उसके बाद लिक्विडिटी की इशू परसिस्ट कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। दूसरा जो आउटकम है वो है डिफॉल्ट का। अगर ये होता है तो यहाँ पर और ज़्यादा कंटेजियन इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर सबसे पहले तो सरकार से सहारा मिलने की संभावना नहीं है, ऐसी एक रिपोर्ट आई है S&P ग्लोबल रेटिंग की। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता है तो इन ऑल लाइकलीहुड एवरग्रांड जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जितने भी बैंक्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एज ए परसेंटेज ऑफ लोन बुक भी एवरग्रांड को, वो जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। साथ ही जो निवेशक हैं जितने भी जिन्होंने भी एवरग्रांड के जो बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं वहाँ पर निवेश किया है, तो उनकी जो रिकवरी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। और इसी वजह से जितना भी जो प्रॉपर्टी मार्केट है चाइना में, उसके लेकर भी जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक गिर सकता है। इनफैक्ट जितने भी इसके अलावा एवरग्रांड के अलावा भी और जितने प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, और जितने भी सप्लायर्स या फिर जो भी मटेरियल सप्लाई करते हैं इन सब कंपनियों को, उनको भी काफ़ी बड़ा घाटा या फिर वो भी बैंकरप्सी घोषित कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट अगर होता है तो उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। के लिए चीन के पूरे डेवलपमेंट जो दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा डर बढ़ाते हुए, जरा चोपड़ा साहब से इस पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, कल बहुत डर लग रहा था, आज थोड़ी हिम्मत आती हुई दिख रही है, और वो सारा का सारा ऐसा नहीं कि एवरग्रांड से हुआ हो या चीन से हुआ या हांगकांग को देखकर, बस इंडेक्स देख के आ जाता है कॉन्फिडेंस। इंडेक्स ऊपर तो बजाएगा मामला निपट जाएगा, इंडेक्स नीचे आया तो ऐसा लगता है अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो क्या डरना है या फिर ठीक है ये भी हो जाएगा? देखिए, रेजोल्यूशन तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, मुझे लगता है। दो चीज़ें हैं अनिल जी, अभी जो बात हो रही थी कि जो भी उन्होंने कर्जा लिया हुआ है और बहुत सारे होम बायर्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो एक तो कर्जा बिल्कुल जो एसेट बैक्ड है, तो ये बात समझनी होगी कि वो कहीं ना कहीं कोई रियल एस्टेट बैक्ड कर्जा है, और उसमें से काफ़ी पोर्शन जो है वो चाहे सस्ते में भी अगर रियल एस्टेट बिक जाता है, प्रॉपर्टीज बिक जाती हैं, तो भी उसमें से रिकवरी हो जाएगी। तो ये कोई बिल्कुल ही ब्लैंक कर्जा नहीं दिया हुआ, बिना किसी कोलेट्रल के कर्जा नहीं दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा ढांढस बनाने वाली बात है। और इसमें एक पॉसिबिलिटी भी है, और हो सकता है साहब कि बाजार ये बात जानता हो कि शायद गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट कुछ कर रही हो, संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं सरकार आगे हाथ बढ़ाकर उस कंपनी को बेल आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत सारे होम बायर्स भी हैं, वो भी इफेक्ट हो जाएंगे, और काफ़ी बड़ी कंपनी है। एक जो और अटकलें लगाई जा रही थी, जो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो रियल एस्टेट प्लेयर है वो काफ़ी मात्रा में सीमेंट, स्टील जैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है, और भारतीय कंपनियां करीब करीब जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो उसका 25 से 30% के बीच में जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में चाइना हमारा इंपोर्टर है स्टील का। एंड और जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोसेस्ड स्टील है, और स्टील के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको लेके भी ये अटकलें लगाई जाती है कि चाइना में स्लो डाउन हो रहा है या कोई बहुत बड़ी कंपनी डूब रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनीज का जो स्टील एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो इसी चलते हुए हमने देखा है कल टाटा स्टील जैसे दिग्गज काउंटर्स के अंदर भी 10% का गिरावट देखी, 10-12% गिरा, सर्किट लगा कल टाटा स्टील में, जो कि एक आम बात नहीं है टाटा स्टील जैसे स्टॉक में सर्किट लगना, और JSW में भी और जिंदल स्टील एंड पावर में भी, और आज भी हम देख रहे हैं मेटल्स में कहीं तेजी है। तो एक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद कुछ अच्छी खबर हो इस कंपनी को लेके, तो संभावना है कि कोई रेजोल्यूशन हो जाए। और जो आपने बात बोली कि डरना नहीं है कि डरना है, मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी हैं, मुझे लगता है मेटल काउंटर्स में अभी भी वैल्यूएशंस को बहुत स्ट्रेच नहीं है, और गिरावट के बाद जिंदल स्टील जैसा कंपनी जो कि अपने 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहाँ डर है? मेरे को नहीं लगता कि अगर कहीं गिरावट हुई भी तो जिंदल स्टील जैसा कंपनी वापस नहीं आएगा, या JSW वापस नहीं आएगा, या टाटा स्टील वापस नहीं आएगा। ये सारी वो कंपनियां हैं जो अब 5, 6, 7 की PE पे ट्रेड कर रही हैं, और कहीं पे भी डर वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी है, चाहे वो हिंडाल्को जैसी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि मेटल्स में अभी भी एक अच्छा सेंटिमेंट बना रहना चाहिए, और चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगी। ये है आपके लिए पूरा का पूरा डरने की नहीं, समझने की और अच्छे स्टॉक्स चुनने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। वक्त है नितिन जी की एक बेहतरीन कॉल लेने का। निफ्टी के निशाने माज नितिन मुरार का।
नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, यहाँ पे 17,500 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 105 है, बट हमें कोशिश ये करनी है कि अगर ये 95 की रेंज में आज मिल जाए नेक्स्ट 15-20 मिनट में, तो वो राइट बाइंग प्राइस होगी। अभी 104 के आसपास है और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्टॉप लॉस 65 रुपये का होगा और टारगेट 150-160 के होंगे। अल्टीमेट ये है कि अगर नीचे नहीं आती है तो फिर 3:15 बजे जो भी भाव होगा वो हम 17,500 की कॉल ऑप्शन खरीद के ले जाएंगे। तो एक तो ये ट्रेड है अनिल जी, और दूसरा बैंक निफ्टी में हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे और वो 37,200 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और 37,500 की कॉल ऑप्शन बेच देंगे। टोटल प्रीमियम 122 रुपये का स्प्रेड बन रही है और स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज़ का। ये डिफरेंस जो है 122 का, ये 80 रुपये रह जाए तो आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर टारगेट इसके 250 रुपये के हो सकते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 37,000 करीब 400-500 की तरफ आ सकती है। तो 37,500 का टारगेट रखते हुए हम बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं और निफ्टी में कॉल ऑप्शन लेंगे। तो ये है आपके लिए निफ्टी का 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 65 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। 150-160 का रखिएगा टारगेट, ये है आपके लिए राय। बैंक निफ्टी वाला मैं थोड़ा सा मिस कर गया। बैंक निफ्टी पर आप क्या बता रहे थे नितिन जी, एक बार जरा फिर से बताएं ना प्लीज। 37,200 की कॉल ऑप्शन लेंगे और 37,500 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे। बुल कॉल स्प्रेड हो गई और इसका जो प्रीमियम कॉस्ट है वो 125 रुपये की कॉस्टिंग आती है। स्टॉप लॉस होगा 80 रुपये का, डिफरेंस अगर रह जाए तो, और ऊपर टारगेट होंगे 250 रुपये का। यानी कि इसमें लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 37,500 की तरफ होनी चाहिए। यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली हमें आ सकती है, उसको देखते हुए हम बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बुल कॉल स्प्रेड बैंक निफ्टी पर आ रही है नितिन जी की तरफ से। 37,500 की तरफ आप वीकली एक्सपायरी देख सकते हैं। निफ्टी पर तो 17,500 की कॉल पर खरीदारी की राय। थोड़ा डिप मिले तो और भी बेहतर है। आरपीएसजी वेंचर्स, कई बार सेठी साहब इसे रेकमेंड कर चुके हैं। प्रमोटर कंपनी STEL एंटरप्राइजेज ने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। कुल हिस्सेदारी अब 54.5% बढ़ती हुई दिख रही है और अपडेट भी आया है कि प्रमोटर ने करीब हिस्सेदारी जो है अपनी 2.25% से बढ़ाई है। तो ये आपके लिए अपडेट आ रहा है आरपीएसजी वेंचर्स पर। आज थोड़ा सुस्त बैठा हुआ है काउंटर, बट प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। नजर रखिए इस पर, और स्पेशली सेठी साहब की तो लगातार बाय लिस्ट में आता ही रहता है ये काउंटर। एक काउंटर जो लगातार हमारे सारे एक्सपर्ट्स की लिस्ट में आ रहा है और इस समय एक स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है, इंटरग्लोब एविएशन। जरा इसके चार्ट पर नजर रखिए, 3% का स्पाइक है। विश्वेश जी, एक जरा एक कॉल दें, इंटरग्लोब एविएशन में जो ये स्पाइक आ रहा है। बात की थी और उस वक्त मैंने ये कहा था कि स्टॉक को खरीदना चाहिए था, मेरा पिक ऑफ द वीक है ये। मुझे लग रहा है 22-27 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 2150 के स्टॉक से अगर लॉन्ग करें तो मुझे लगता है ये वीक में या फिर आने वाले वीक तक हम इसको 2500 तक देख सकते हैं। मेरे हिसाब से पूरा जो टूरिज्म ड्रिवन स्टॉक्स है, जैसे PVR हो गया, टेक महिंद्रा, अपना इंडिगो हो गया या स्पाइसजेट हो गया, इन सब में अच्छा एक मूवमेंट आना चाहिए एंड इंडिगो शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो यहाँ पे मौजूदा स्तर पे भी खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है 2500 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2500 की तरफ जा रहा है इंटरग्लोब। नजर रखिए, अभी अभी एक और बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है। आइए देखते हैं वागले साहब ने क्या स्पॉट किया बाजार में। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक रेंज से निकल रहा है 24.25, 24.20 करंट भाव है, यहाँ पर बाय करना चाहिए। आपका एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 2400 के नीचे का, 2395 का। मुझे लगता है ये 2500, 2520 तक जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में ये 3 से 4% की मूव देगा। तो 1% स्टॉप लॉस, 3% टारगेट, ये ट्रेड सेटअप है। ओके, तो ये है आपके लिए पिडलाइट, जिस पर आपको करनी है खरीदारी। वागले साहब की तरफ से काउंटर आते हुए डेज हाई पर पिडलाइट भी आते हुए दिख रहा है। तो एक और काउंटर जहां पर आप मूव देख रहे हैं। पर आज के स्टार कुछ रीओपनिंग से जुड़े काउंटर्स हैं, साथ ही मेटल्स हैं। पर सबसे अच्छी तेजी अगर आप सेक्टोरली देखें तो वो आ रही है रियल एस्टेट बास्केट में। गोदरेज प्रॉपर्टीज लीड कर रहा है 5.5% ऊपर, बट अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में है बढ़िया खरीदारी। आइए जानते हैं कुछ रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स मानसी के साथ। मानसी बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो जाए या फिर चाइना रियल एस्टेट मार्केट में भी कुछ भी हो रहा हो, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बाजार की गिरावट में भी यहाँ पर हम तेजी देख रहे थे। और अभी कई सारे जो ट्रिगर्स आते रहते हैं वो हम आपको बताते, लेकिन ताजा जो खबरें आई हैं वो रियल एस्टेट की अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री को लेकर है। जो पाइलअप इन्वेंट्री होती है उसकी मात्रा अब कम होती हुई दिख रही है। देश के बड़े शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की इन्वेंट्री में गिरावट आई है। पिछले 7 सालों में अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्री में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि लोग जो हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट या नए घर जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को खरीदना पसंद कर रहे हैं। इसमें 3 शहर हैं जिस पर खास हमें ध्यान रखना है, मुंबई, पुणे और हैदराबाद, क्योंकि इन तीनों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मुंबई में सबसे ज्यादा नए घर बिके हैं, वॉल्यूम्स के हिसाब से पुणे भी आगे है और साथ ही हैदराबाद भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। FY23 से नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस की बड़ी तादाद देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उनकी सेलिंग अच्छी खासी हो रही है, तो डेवलपर्स अब नए प्रोजेक्ट भी तुरंत प्रभाव से लेकर आएंगे। इन्वेंट्री मंथ्स को अगर समझने की कोशिश करें, यानी कि नई इन्वेंट्री बनने से लेकर बिकने के बीच का समय, पुणे में 15 महीने में जो इन्वेंट्री है वो बिक रही है, तो मुंबई में 20 महीनों में बनने के बाद इन्वेंट्री जो है वो पूरी तरह से सेल होती हुई दिख रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यहाँ पर घर खरीदारों का भरोसा काफी बड़ा है। रेरा के बाद वर्क फ्रॉम होम से नए घर, बड़े घरों की यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई दिखी है। डेवलपर्स पुराना कंस्ट्रक्शन बिकने के बाद नए लॉन्चेस के हक में है, इसलिए पहले पुराने जो इन्वेंट्री है उसे खत्म कर रहे हैं और उसके बाद ही नया लॉन्च लेकर आ रहे हैं। डेवलपर्स को ऑन टाइम डिलीवरी पर भी फोकस काफी हद तक दिख रहा है और ये भी एक पॉजिटिव है। ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात हुई, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट में भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ताजा खबर ये है कि एप्पल इंडिया ने मुंबई BKC में करीब 16,000 वर्ग फुट की ऑफिस स्पेस का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे रिन्यू कर लिया है। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया है। मौजूदा रेंट से ज्यादा दाम पर यह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता हुआ दिखा है। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तो हम तेजी देख ही रहे हैं, कमर्शियल की रफ्तार भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तो बड़ा एक्शन आ ही रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट में भी आप मूव देख रहे हैं। एक बड़ी लीज को भी रिन्यू किया गया है। चोपड़ा साहब, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर तो आपने भी भरोसा जताया है, बट रियल एस्टेट से जुड़े सेक्टर्स जो हैं, होम डेवलपमेंट, होम फर्निशिंग, क्या वहां पर भी इस समय फोकस करना चाहिए जिस तरह से नए घरों की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है? सर बिल्कुल, मुझे लगता है जो प्लाईवुड रिलेटेड कंपनीज हैं जो प्लाईवुड में काम करती हैं वो अच्छा लगता है। जो टाइल्स बनाती हैं जिसमें कजारिया है, सरा है, जो बड़ी कंपनीज हैं जो टाइल्स में काम करती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। जो फॉसेट्स वगैरह बनाती हैं या जो कंपनीज हैं जिसमें जैसे एस्ट्रल पॉली जैसी कंपनीज हैं, पॉलीकैप जैसी कंपनीज हैं जो कि पाइप्स बनाती हैं और हर घर की कंस्ट्रक्शन में मुझे लगता है कि बहुत पाइप का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बिजली की तारें डालने का हो, चाहे वो पानी के पाइप्स हों, या तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मगर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी कंपनी खरीदे, पहली बात उसकी वैल्यूएशंस चेक करें, बहुत स्ट्रेच ना हो और थोड़ी गिरावट मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो जो भी टॉप की अग्रणी कंपनीज हैं उनमें आप निवेश करें। और रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से एक बार फिर मैं आइटरेट करना चाहूँगा, और मैं पिछले 6-8 महीने से कह रहा हूँ कि मुझे रियल एस्टेट कंपनीज अच्छी लगती है। DLF जैसा बिल्डर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे सोबा है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इवन इंडिया बुल्स जो है उसमें अब प्राइमरली जो नाम बदलने वाला है वो अब एम्बेसी और ब्लैकस्टोन उसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, तो बहुत दिग्गज प्लेयर्स बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स भी एक ऐसा कंपनी है जो कि अगर 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से कोई लेके रखे तो उसमें बहुत अच्छा एक्शन मुझे लगता है, क्योंकि इनका लैंड बैंक भी बहुत बढ़िया है। तो इन सब कंपनीज पे ध्यान रखें। रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां बहुत अच्छी लगती हैं। और पूरे स्पेस पर आज आप एक बड़ी मूव आते हुए देख रहे हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा प्रेस्टीज, बट ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इसकी चाल देखिए 400 के पार जाते हुए दिख रहा है। 10% का उछाल इस पर आपको इस समय आते हुए दिखेगा। बंसल जी, चार्ट कॉर्नर की पिक भी थी कुछ समय पहले, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज अब 400 के पार जाता हुआ, क्या करना चाहिए 10% की तेजी के बाद? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और ये जो रियल एस्टेट काउंटर है ये अपने ऑल टाइम हाइस पर आ गया है, ऑल टाइम हाइस पर आ गया है। जैन 2008 में लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो जिनके पास है दीपांशु क्लियरली होल्ड करें और इन स्तरों पर भी नई खरीदारी का कैंडिडेट बनता है निवेश के लिए। इन स्तरों पर, करेक्शंस पर ब्रिगेड के अंदर निवेश किया जा सकता है।
बिल्कुल, तो इन स्तरों पर भी निवेश किया जा सकता है जिस तरह से इस पर एक्शन बन रहा है। तो नजर रखिए रियल एस्टेट और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनीज पर। इनफैक्ट एक काउंटर जिसका रियल एस्टेट में भी रोल है और फाइनेंसिंग में भी रोल है, पीरामल एंटरप्राइजेस, जरा इस पर भी डालिए नजर क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा स्पाइक आ रहा है। नितिन जी, पीरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट सर देखिए सर, 4% ऊपर इस समय दिख रहा है, 2600 का लेवल पार किया है। क्या चल रहा है इसके चार्ट पर? ये 2 दिन के करेक्शन के बाद वापस शॉर्ट कवरिंग एंड बाउंस है और बहुत अच्छा सपोर्ट 2450 है जहां से इसने बाउंस किया है। और कल की जो पूरी वीकनेस थी वो इनगल्फ हो गई, तो मुझे मोस्ट लाइकली नेक्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट 2700 के आसपास बनता है। 2700 का एक रेसिस्टेंस है, तो बाय पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए या कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। 2700 का टारगेट है और उसके ऊपर अगर निकलता है तो करीब 2760 2770 तक जा सकता है। 2760 2770 तक जाने की तैयारी, बेहतरीन रिकवरी आती दिख रही है पीरामल एंटरप्राइजेज में भी। आइए सुमित जी तैयार है अपने एक बेहतरीन कॉल के साथ, सुमित का सुपरहिट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। अनिल जी, पेट्रोनेट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 231 रुपए 25 पैसे, 231 रुपए 40 पैसे का अभी भाव चल रहा है। पेट्रोनेट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 2 से 3 दिन की गिरावट के बाद आज स्टॉक में वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 226 रुपए 50 पैसा नीचे में सपोर्ट है, तो 226 का स्टॉप लॉस लगा के पेट्रोनेट में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को ऐसा लगता है कि पेट्रोनेट में यहाँ से 238 रुपए से लेके 240 रुपए तक का मूव 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 238 से 240 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। पेट्रोनेट को 226 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, 226 का स्टॉप लॉस लगाकर पेट्रोल। आज ऐसे ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनको मतलब क्या हो गया, आपके पास आइडिया की कमी है? सुमित जी, पेट्रोनेट एलएनजी जैसा स्टॉक दे रहे हैं और मैं पहले भी पूछना चाहता था, कुणाल जी, राकेश जी एनटीपीसी दे रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। अरे वागले साहब ने भी जीएमआर दिया, चलो वागले साहब का तो मान लिया, जीएमआर सिमी जी ने भी दिया था। ये ऐसे ऐसे स्टॉक जो कभी आप देखते नहीं, तो आज यहाँ कहाँ से निकाल रहे हो? है सुमित अनिल जी, हाँ? अनिल जी, आज आपको सही बताऊं तो आपने एकदम सही पकड़ा है। आज ऐसे स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं हाँ। जो ईद के चांद की तरह कभी एक महीने में एक बार आते हैं हाँ। और आज फ्रेश मोमेंटम वाले स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट नहीं देख के ये सब जो कभी कभार चलने वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पेट्रोनेट, सारे ऐसे स्टॉक रडार पे आ रहे हैं। चलिए, मतलब आपने बता नहीं पाए इसलिए आपने 4-5 स्टॉक के नाम और साथ में दे दिए, तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। जो ऐसे कम सुने हुए, कम लिक्विड, कम ट्रेडिंग के इंटरेस्ट वाले स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, वहीं पर आपको करना है फोकस। ये है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करने का है। 226 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 238 और 240 के टारगेट के लिए। थोड़ी देर में आज बैन से बेनिफिट भी देखना होगा क्योंकि आज तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बदलने की तैयारी में है। लेकिन आइए, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, इसमें क्यों बढ़त आती हुई दिख रही है? इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़ रहा है भाई। मतलब बढ़ रहा है, मतलब आप ये मत समझिए कि आपके लिए टैक्स की दर बढ़ गई है, कलेक्शन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, डिटेल्स के साथ तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, हम आपको लगातार यही कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन इस बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब इसका अगर आप पूरा एक बेंचमार्क देखें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन पर लगता है और वहां पे लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। अब देखिए, इस साल जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 12,000 करोड़ पे पहुंच चुका है और ये बड़ा फिगर है क्योंकि जो इस बार का बजट होता हुआ दिखा था वहां पे अनुमान किया गया था कि हाई लेवल पे करीब 12,500 करोड़ का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इस बार कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब तक, अब देखिए, सितंबर तक ही हमने देखा है कि 12,000 का टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। इसके साथ ही आप देखिए, जो डिलीवरी, जब कोई भी डिलीवरी करता है उसमें जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो करीब 0.1% लगता है और सेलिंग पे भी उतना ही लगता है डिलीवरी बेस में। और अगर आप इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, तो वहां पे कम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगते हैं। हमने जितने भी ब्रोकर से बात की उनका यही मानना था कि इस साल प्री कोविड लेवल्स के आसपास आप देखिए
जो ट्रांजैक्शंस है वो होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद तो जिस तरह से एफएनओ में ट्रांजैक्शंस होते हुए दिख रहे हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी है। अगर आप 2019 की बात करें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स करीब 6000 करोड़ के आसपास थी, 2020-21 में 8000 करोड़ थी और वो अब बढ़कर करीब 12000 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और अभी भी आप देखिए जो आने वाला बजट है उसमें समय है तो काफी ज्यादा ये जो टैक्सेस हैं वो बढ़ चुके हैं और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पर्सनल टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी देखने मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। और जैसे हम आपको कह रहे हैं कि ओवरऑल जिस तरह से बाजार पर लोग पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, बाजार में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हुए दिख रहे हैं, पीएलआई स्कीम्स होती हुई दिख रही है, बैड बैंक बनता हुआ दिखा, इससे जो भरोसा है वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते डिलीवरी वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें भी लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है एसटीटी का कलेक्शन जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं गजब का कलेक्शन आपके सामने बढ़ता हुआ 2019 और 2020 के मुकाबले में। चोपड़ा साहब, आपका मतलब आपकी ब्रोकिंग हाउस का, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो का, आपके परिवार का, दोस्तों का, क्लाइंट्स का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है इस बार एसटीटी बढ़ाने में? बिल्कुल अनिल जी, एक चीज़ हमको सबको माननी पड़ेगी जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं कि जिस तरीके की तेज़ी हुई पिछले साल और लोग घर पर बैठे थे और ऐसा कम ही देखने को मिला जब लोग घर पर बैठे हैं और ऑनलाइन अकाउंट्स खोले गए। बहुत सारे दोस्तों के, जानकारों के और जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके भी हमारे को फ़ोन आए कि आप हमारी वाइफ का अकाउंट खुलवाइए, हमारे ब्रदर का, कज़न का खुलवाइए। तो बहुत सारे खाते खुले और ये खाते जब खुले तो जाहिर बात है उनका कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुआ और एक्सचेंज को भी और भारत सरकार को भी फ़ायदा पहुंचा। और ये चीज़ बहुत अच्छी है हम सबके लिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं कि जो इंटरेस्ट पिछले 1-1.5 साल में मार्केट में आया है, मेरे अंदाजे से ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है मार्केट के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये इंटरेस्ट बढ़ता रहे तो शायद हम भी किसी वक्त, जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं, तो हमारे लोग भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं जाएंगे और डायरेक्ट अकाउंट्स खोलेंगे और वो ट्रेड करेंगे। तो ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर भी AUMs भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़े हैं और हालांकि किसी ने कोई कहीं से कहीं हिला नहीं है, मगर ऑनलाइन सारे काम हुए हैं। और जो जितनी ब्रोकर कम्युनिटी है उन्होंने अपने सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है और बनाया है ताकि मिनिमम फिजिकल मूवमेंट हो और उसके बावजूद भी अकाउंट्स खुल सकें, ट्रांजैक्शंस हो सकें। तो निश्चित रूप से हमें भी फायदा पहुंचा है अनिल जी। नितिन जी भी कुछ एक अच्छी पॉइंट इस पर रखना चाहते हैं। जी नितिन जी, एसटीटी को लेकर। लेकिन जी एसटीटी बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि चेंज ऑफ मार्जिन रूल्स इन डेरिवेटिव सेगमेंट। पहले क्या था, जब हम निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड्स या कोई भी ट्रेडिंग करते थे तो उसमें मार्जिन, एक बुल कॉल स्प्रेड बनाने में 1,70,75,000 लगता था। अभी वही कैपिटल 17,000 में हो जाती है, यानी जो स्प्रेड मार्जिन है उसका बेनिफिट मिलने लग गया। यानी अगर सपोज किसी के पास 10 लाख की कैपिटल है तो वो अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वो 4 गुना अपने आप हो गई अगर आप स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोप्राइटरी डेस्क है, अगर वो 500 करोड़ का फंड है तो वो ऑटोमेटेड, क्योंकि वो बटरफ्लाइज और बुल स्प्रेड्स, बेयर स्प्रेड्स करते हैं, तो ऑटोमेटेड उनकी पोजीशंस कैपिटल साइज 3 गुना हो गई, जिसके कारण ट्रांजैक्शंस बढ़ गए और उसके कारण एसटीटी बढ़ गई। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण एसटीटी में आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से इंक्रीमेंट आया। मुझे लगता है कि जो मार्जिन रूल्स चेंज हुए इसके कारण भी काफ़ी फर्क पड़ा है। इंटरेस्टिंग है। तो मार्जिन रूल्स बदलने का बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है इस पर, ये आपके सामने। आइए बढ़ते आगे। जय का जैकपॉट तैयार है, कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपकी तरफ से। जय के लिए भी गुड। बताएं जय। जी अनिल जी, बैंक निफ्टी का 37,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 395 पे अभी मिल रहा है ये, 395 पर अभी ये मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 240 का एंड फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में यहाँ पे बनेगा वो 605 का रहेगा। दूसरा टारगेट जो अनिल जी बन रहा है वो 725 का रहेगा। 605, 725 ये जो टारगेट्स के लिए खरीदे 37,000 का कॉल, बढ़िया रिकवरी देखने मिल रही है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली एक चीज़ अनिल जी मैं ये कहना चाहूँगा कि 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आज के दिन बंद हो रहा है। दैट इज पॉजिटिव टेरिटरी में तो आ चुका है। सो अंडर परफॉर्म तो कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, बट 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आना
ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे और भी हमें शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है, विच कैन टेक बैंक निफ्टी टू हाई लेवल्स। इमीडिएट बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो 37,500 तक के लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो लगभग 300 पॉइंट तो और स्पॉट में हमें यहाँ से देखने मिलना चाहिए। और 37,500 के लेवल्स अगर अनिल जी निकल जाएंगे तो ये फिर से 37,800 के आसपास के लेवल्स हमें फिर से दिखा देगा, जो कल भी हमें देखने मिले थे मॉर्निंग सेशन में। वो गैप जब फिलअप हो रहा था तो बाउंस बैक में हमें देखने मिल रहे थे। सो 37,500 वो निकलता है तो 37,800 ये लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। एंड जो हिसाब से रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है लॉन्ग पोजीशंस कॉल के थ्रू लेके जाने के लिए। बिल्कुल, तो अभी नितिन जी भी कह ही रहे थे कि 37,500 तक तो एक्सपायरी तक आप एक्शन आए हुए देख ही सकते हैं, बट बैंक निफ्टी अच्छे मूड में है। जय भी कह रहे हैं नए हाई की तरफ फिर से मूव करते हुए दिख रहा है, नजर रखिए। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद है, बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। BTST में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मेरे रडार पर आया है। 2535 2540 के लेवल्स पे हमने अभी 5 मिनट पहले हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। अभी 254 243 है, यहाँ पर बाय करें, 7-8 रुपए नीचे आता है ऐड करें। 2515 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 2620 तक की अपसाइड देख रहा हूँ। क्लियर कट ब्रेकआउट है, मुझे लगता है आज और कल में ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। 2620 तक की तैयारी है, 2515 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। तो आशीष पहले ये बताइए बाहर कौन आएगा? अनिल जी, 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर रहेंगे। सबसे पहला सेल, लंबे समय से स्टॉक बैन में, सेल बाहर हो जाएगा। हाँ, शॉर्ट कवरिंग हो गई भी, देखो 6%, ओह 6% ऊपर है। बिल्कुल, और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कम हुई है, हालांकि ज्यादा कम नहीं हुई, लेकिन 80% से नीचे आ गई। 79.8% चल रही है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। थोड़ा समय भी बचा है तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। दूसरा नाम आता है एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पोजीशंस घटी हैं और ये स्टॉक पक्का बैन से बाहर आएगा। दोनों ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे, पक्का कोई बड़े, अच्छा बढ़ तो सकती नहीं ना, बढ़ेंगे कैसे? हाँ, तो आगे है ना 80 के नीचे। बिल्कुल अनिल जी। हाँ, तो अब समय चाहिए नहीं, भले बंद कर दो बाजार, अभी फिर भी आएगा बाहर। 80 के नीचे आते तो आना ही है ना जी। बैन में तो अब अलाउ नहीं है अब नई पोजीशंस तो बनेंगे नहीं बन सकती। कोई पेनल्टी देके तो बना ही सकता है ना। हाँ, अगर कोई इतना डेस्परेट है तो बन सकती है। बना ले, पेनल्टी लग जाएगी तो लग जाएगी, बन तो सकती है ना, ऐसा थोड़ी नहीं बन सकती। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन सकती, प्रैक्टिकली नहीं बनेगी, थियोरेटिकली बन सकते हैं दोनों स्टॉक बैन से। जी, एक ऐसा केस है, नालको कल 81.6% थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी मैं देख रहा हूँ 81.8% है, तो किसी ने बड़ी है ना पेनल्टीज दी हैं। हाँ, और हो सकता है एंड ऑफ डे नहीं, हाँ एंड ऑफ डे भी तो कैसे होगा, तो बराबर है। हाँ, तो कोई पेनल्टी देकर बनाना चाहे तो फिर तो क्या कर सकते हैं, आप बन ही सकती है। अच्छा बताइए, ये तो छोड़िए, अब आने वाले कौन कौन है अंदर? अनिल जी, एस्कॉर्ट्स थोड़ा सा नाम शॉकिंग है, फिर से एंट्री हो रही है इसकी। 105% हो गई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के आंकड़े को काफी क्रॉस कर दिया है। और ये तो फिर थोड़ा लंबा समय तक रहेगा। 105% आया। दूसरा कैनरा बैंक है दूसरा, इसकी 101% हो गई है फिलहाल। ओके, स्कोर्स अच्छी तेजी दिखाने के बाद एक बार फिर से बैन में, रोज एक आध दिन बाहर निकलता है वापस से बैन में आता है, एक आध दिन बाहर निकलता है वापस से बैन में आता है। तो स्कोर्स में ये है तैयारी आपके लिए फिर से बैन में आने की। और इसी के चार्ट्स पर एक बार राय भी ली जाए जरा। नितिन जी, एस्कॉर्ट्स पर राय दीजिए, बैन में आ रहा है, क्या करना चाहिए? और उसके बाद कैनरा बैंक के लिए मैं आ रहा हूँ, विश्वेश जी आपके पास, जल्दी से बताइएगा। नितिन जी पहले। देखिए, स्कॉट्स में तो होल्ड करना चाहिए, बैन में आ रहा है, फिर भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं। 1440 का स्टॉप लॉस होगा और 1500 के ऊपर नई मूव बनेगी तो होल्ड बनता है। और आप बताइए विश्वेश जी, कैनरा बैंक। ठीक है अनिल जी, मेरा ये मानना है कि रेंज है स्टॉक में और अपसाइड में 157 के ऊपर नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से वीकर ऑफ द लॉट है, अगर ट्रेड भी करना है तो 160 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए बुलिश। ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है 150 ऑन द डाउन साइड इज वेरी मच लाइकली, तो नॉट अ वेरी एक्साइटिंग चार्ट आइदर लॉन्ग और शॉर्ट।
ओके, तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है कैनरा बैंक में। एस्कॉर्ट्स पर आप पोजीशन बने रह सकते हैं। नजर रखिए, दोनों बैंड में वापस आने की तैयारी में है। एस्कॉर्ट्स तो बल्कि एक ही दिन के लिए बाहर आया था और अब वापस बैंड में जाने की तैयारी में है। पर दिन के ऊपरी स्तर पर है बाजार। 59,000 का लेवल क्रॉस किया है। सेंसेक्स ने 17,550 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। निफ्टी, आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, जबरदस्त रिकवरी निफ्टी पर और ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। 350 350 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स 1% की तेजी। नैस्डैक और S&P फ्यूचर्स भी करीब 1% ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप में 1.5% की तेजी इस समय दिख रही है सर। ऑयल मार्केट संभलते हुए दिखे हैं। गोल्ड मार्केट्स भी इस समय संभले हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 1.33% पर। क्या करके जाएं अनिल जी? तो दीप, जो 2:30 बजे आपको स्ट्रेटेजी दी थी कि 17,575 17,625 की रेंज आज ही आपको मिल जाएगी, वो टारगेट आ चुके हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय करें, पहला काम ये करें। 37,300 37,400 आज ही आ रहा है। बैंक निफ्टी में जबरदस्त शॉर्ट्स हैं, डेटा ये बता रहे हैं कि भागने को तैयार है। 37,300 के ऊपर है इस वक्त। 37,340 का हाई बनाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप डे ट्रेडर। तो दोनों टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी के आखिरी 45 मिनट में आपके सामने, इनफैक्ट 45 मिनट भी नहीं लगे, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा, दोनों टारगेट आ चुके हैं। अब क्या करना है? आइडियली अगर आप मुझे पूछेंगे, ऑनेस्टली मैं कहूँगा कुछ मत करिए, शांति से बैठिए। कल सुबह देखी जाएगी। इस तरह के मार्केट में ना करें कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जिन किसी को कुछ ना कुछ करना ही है वो 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीद लें, या अगर आप फ्यूचर खरीदें तो 17,400 के पुट ऑप्शन के साथ आप हेज करके चलें। 17,400 के नीचे की ज़्यादा कमजोरी नहीं दिखती, इसलिए 17,400 का पुट खरीद कर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर आप 37,000 का पुट ऑप्शन खरीदकर अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आइडियली मेरा ये मानना है, शॉर्ट करना है कल करना चाहिए, लॉन्ग करना है कल करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल है। डे हाई पर आप बंद हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल हैं थोड़ा, तो ओवरनाइट रिस्क ना भी रखें तो चलेगा। फिर भी जो करना ही चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं, और जिनके लिए बाकी अगर प्रॉफिट बुक करके कल वापस से देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध दिन का रिस्क कम रखेंगे तो बेटर है। लेकिन अगर आप पोजिशन रख ही रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें, ये ज़रूर आपको करना चाहिए। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से इस समय राय। पोजीशंस होल्ड करें तो होल्ड करिए हेज के साथ, वरना थोड़ा हल्का भी हो जाइए। बढ़िया ट्रेडिंग डे मिला है इंडेक्स पर आपको आज के दिन। आइए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। बैंकिंग में जबरदस्त रिकवरी है, इसीलिए इंडसइंड बैंक चुना है। इसका 1140 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे आप। अभी 31 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है ये, इसको खरीदे दीप। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 46 का, सेकंड टारगेट बनेगा 57 का। 46 57 ये दो टारगेट्स के लिए 1140 का कॉल खरीदे इंडसइंड बैंक का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड अगर आप स्टॉप लॉस लगाए 23 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड एकदम बढ़िया बनेगा। यहाँ पे ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट ये सीरीज में हमें देखने मिला। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से देखने मिला, बट आज जो हिसाब से रिकवरी आई है वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो क्लियरली एक बोलिंग का बैंड्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स हुए थे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, बट आई एम श्योर कि यहाँ से और तेजी हमें इंडसइंड बैंक में गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक पोजिशनली अब ऊपर की तरफ निकल चुका है। ओके, तो इंडसइंड बैंक एक और काउंटर जहां पर आज आपको बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिखा है। बैंक्स में टुवर्ड्स एंड बढ़िया रिकवरी रही है। सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जाते जाते क्लोजिंग में एक स्टॉक रडार पे आया है बीटीएसटी के तौर पे, और 1 से 2 दिनों के लिए इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 2438 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक एक ऊपर का मूव दिखा रहा है और कल का हाई ब्रेक हो चुका है। दीपक नाइट्रेट अब यहां से एक ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर स्टॉक में ऊपर में 2475 2500 रुपए ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 2390 का, 2390। ऊपर में 2500 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दीपक नाइट्रेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो दीपक नाइट्राइट ये भी एक और काउंटर है जहां पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। ओवरऑल बढ़िया एक्शन, कमोडिटी प्लेज में आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी है और केमिकल स्टॉक्स अच्छी मूव आपको क्लोजिंग में दिखा रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, इस पर भी रखिए नजर, एंड में यहां पर भी एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा है। जुबलेंट फूड काफी एक्टिव रहा है, इस पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक पीआई इंडस्ट्रीज पर मैं वागले साहब से कॉल ले भी लेता हूं। वागले साहब, पीआई इंडस्ट्रीज देखें 3300 के पार, कोई फाइनल क्विक क्लोजिंग कॉल सर? दीपांशु 3400 तक तो ये स्टॉक जाना चाहिए, 3380 3400 तो आपको बिल्कुल लिया जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 3310 का होना चाहिए। ओके, तो 3310 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, नजर रखिए। एंड में ये सारे केमिकल स्टॉक्स आपको आपकी स्क्रीन पर स्पाइक करते हुए दिखे हैं। बट दमदार ट्रेडिंग के लिए दिन रहा है आज सुबह। कल शाम भारी गिरावट थी ग्लोबल मार्केट्स में, सुबह ग्लोबल मार्केट संभली हुई दिख रही थी। थोड़ा भारतीय बाजारों में फर्स्ट हाफ उतार चढ़ाव वाला रहा, बट सेकंड हाफ से जो रिकवरी आई है 12:30-1 बजे से, वहां पर आप देख रहे हैं दमदार एक्शन और डेज हाई पर आप क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। 17,550 के ऊपर निफ्टी और 37,300 के करीब निफ्टी बैंक, 59,000 के ऊपर सेंसेक्स भी क्लोज होने की तैयारी में है। मेटल्स दमदार बाउंस बैक यहां पर आता हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील 5.5% ऊपर, कल 10% गिरने के बाद आज 3.25% ऊपर टाटा स्टील भी आपको आते हुए दिखा है। बैंक्स में अच्छी तेजी रही। इंडसइंड बैंक जहां पर अभी अभी आपके लिए बाय कॉल आती हुई दिखी, रखिए नजर वहां पर। सुबह से आईटी स्टॉक्स भी आपको सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, आईटीसी एक और बढ़िया दिन, 52 हफ्तों की ऊंचाई पर 240 के ऊपर क्लोज होने के लिए तैयार। ओएनजीसी जबरदस्त एक्शन इस पर भी आते हुए दिखा। साथ ही आपने देखा बजाज फाइनेंस, ये भी पॉजिटिव रहा। टीसीएस, सन फार्मा, एनटीपीसी, एचडीएफसी, एलएनटी, एशियन पेंट्स, कोल इंडिया, यहां पर भी रही खरीदारी। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में बंद हो रहे हैं, जहां पर मारुति करीब 2.5% नीचे, बीपीसीएल, हीरो मोटो, बजाज ऑटो और नेस्ले यहां पर थोड़ी सी सुस्ती आपको आती हुई दिखी। वायदा कारोबार की बात करें तो जबरदस्त एक्शन, माइंडट्री 6.5%, पीवीआर 6%, सेल यहां पर 6% और वायदा कारोबार से बैन के बाहर आने की तैयारी में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स को लीड करते हुए 6% ऊपर। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन, कैनफिन होम्स, पीरामल एंटरप्राइजेस, जीएमआर इंफ्रा, एलएनटी, इन्फोटेक, कोफोर्ज, मन्नापुरम, नाल्को, पिडिलाइट, इंटरग्लोब और महिंद्रा फाइनेंस यहां पर भी जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी। इंडिया बुल्स हाउसिंग ये 3.5% नीचे लगातार दबाव बन रहा है इस काउंटर पर। आईआरसीटीसी यहां पर 2% की सुस्ती आपको दिखी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर विभाजन की बोर्ड बैठक टली। टीवीएस मोटर्स, पॉलीकैब, सन टीवी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट, मैरिको, डिक्सन टेक और साथ ही निपॉन लाइफ यहां पर आपने थोड़ी सी कमजोरी बनती हुई दिखी। कैश मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन, आप पारस डिफेंस पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस इस आईपीओ को मिलते हुए दिखा है, तो नजर रखिएगा इस काउंटर पर और नजर रखिएगा बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी जिस तरह से इस आईपीओ को रिस्पांस आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 10% ऊपर, जीएनएफसी 7.5% की तेजी दिखाता हुआ। ऑयल इंडिया, आईडीबीआई बैंक, एल्काइल अमाइंस हमारा एसआईपी स्टॉक, वेल्सपन इंडिया रेकमेंडेड प्राइस से 70% ऊपर आपको इस समय दिख रहा है। एफएल यहां पर 5% का सर्किट लगते हुए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5% के करीब गेंस इस पर आती हुई। मिंदा इंडस्ट्रीज और साथ ही केसी इंटरनेशनल 4% की तेजी इस पर भी। तो अनिल जी जबरदस्त रिकवरी आती हुई 17,550 के ऊपर निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग सर, और निफ्टी बैंक भी क्लोजिंग में 37,300 के करीब की क्लोजिंग देते हुए सर। बिल्कुल, तो ये रहा आज का पूरा एक्शन आपके लिए भारतीय बाजारों की क्लोजिंग के बेसिस पर आता हुआ। आइए थोड़ी देर में आपके सामने आएगी फाइनल क्लोजिंग भी, अभी प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने। तब तक आइए बाजार बंद होने का बाद का एक्शन आपके सामने रखूँ। कोरोना ने देश को डॉक्टर और नर्सेज की अहमियत समझा दी है और इस दौर में देश ने ये जान लिया कि इसकी कितनी ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 300 लोगों पर एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 670 लोगों पर एक नर्स है और यही हाल डॉक्टर्स का है। 1000 आदमियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 1500 से ज़्यादा लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। WHO के मुताबिक देश में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी हमें काफ़ी कीमत चुकानी भी पड़ रही है और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। जानेंगे कि देश में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे साथ होंगे डॉक्टर हिमांशु नेगांधी, एडिशनल प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। गिरधर जानी साहब होंगे डीजी AHPI यानी कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सुजाता राव जी होंगी, पूर्व स्वास्थ्य सचिव, और ये सब मिलकर बताएंगे हमें खास पेशकश स्टाफ का अकाल, बीमार अस्पताल। शाम 5 बजे ये विशेष शो।
और रात 8 बजे हमारी एक विशेष बुलेटिन आप देखिएगा, इंडिया 360 डिग्री। वैक्सीनेटेड भारतीयों के लिए ब्रिटेन ने बनाए हैं कुछ आलतू फालतू के नियम और इस पर हो रहा है विवाद। ब्रिटेन ये कह रहा है भाई कि जो लोग कोविशील्ड लगवा चुके हैं उन्हें माना नहीं जाएगा कि उन्होंने वैक्सीन लगाई। पहले कोवैक्सीन का मामला हो, अब कोविशील्ड। क्यों भाई? और ऊपर से ये कह रहे हैं कि उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अगर वो ब्रिटेन जाते। तो आखिरकार ब्रिटेन ने ये नियम किस आधार पर बनाए, पहली बात। दूसरा, भारत ने ब्रिटेन को जो तगड़ी फटकार लगाई इस मामले पे, इस पर पूरी हम आपको बातचीत करेंगे, बताएंगे। और इनकेस आपका भी कोई इरादा है विदेश जाने का तो फिर ये खास बातचीत, खास इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। टीके से डर या भारतीयों से बैर, ये है आज की कवर स्टोरी, देखेगा जरूर। और दूसरा, एवरग्रांड जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया कल भी और कुछ हद तक आज भी, है क्या? एवरग्रांड को लेकर इतनी चिंता क्यों है? एवरग्रांड के कर्ज से दुनिया भर में हंगामा क्यों मचा हुआ है? आज एवरग्रांड का पूरा सार समझेंगे आसान भाषा में। एवरग्रांड से क्यों सहमी है दुनिया, ये भी आज हमारी कवर स्टोरी में जहां हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर आज के शो में आपको बताता हूं, लेकिन कल के एक खास शो के बारे में भी आपको बताना है ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या करते हैं तो और कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं और किस तरह का फंड चुने और कैसे चुने, तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज आपको, नहीं माफ़ कीजिएगा, कल आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड के हमारी मास्टर क्लास में। मेरे एसेट के साथ जो हम लेकर आते हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, इसमें बताते हैं हम म्यूचुअल फंड की हर एक बारीकी। तो देखना मत भूलिएगा, कल शाम 6:40 पर हमारी खास पेशकश। और कल हम आपको बताएंगे हाइब्रिड फंड की ABCD, मिस मत कीजिएगा। तो यह है आज का पूरा एक्शन और कल का भी। फाइनल क्लोजिंग 17,562 यहाँ पर आती हुई दिखिए। 17,578 का हाई बनाकर हमारा टारगेट हासिल करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी 37,235 पर बंद होता हुआ 37,340 का हाई बनाने के बाद। और सेंसेक्स ने लगाई है 500 अंकों की छलांग और जो बंद हुआ है बहुत बढ़िया लेवल है 59,005 आराम से याद रख सकते हैं। और कल सुबह अगर मैं पूछूंगा भी, बंसल जी को पक्के तौर पर याद रहेगा। इसे याद करने में कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। 59,000 और उसमें खाली 5 ही पॉइंट और जोड़ने। चलिए विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, कुणाल जी, चोपड़ा साहब, नितिन जी, ओहो दिल्ली की आज बहुत ज़बरदस्त टीम है। ओके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई वाले हमारे वागले साहब, साथ ही सुमित जी, विश्वेश जी और जय ठक्कर साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह फिर से आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।